Hi everyone, welcome to Vinayaka by Mansi. So today we will do class 11th history chapter 7 parts 2 modernization. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखो, अभी तक हमने बहुत सारी कंट्रीज़ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि कैसे वो ट्रेडिशनल से मॉडर्न में कन्वर्ट हुई, क्या क्या रिवॉल्यूशंस हुई वहाँ पे, क्या क्या चेंजेस आए, जिस चेंजेस की वजह से वो आज इस लेवल पे है। मॉडर्न कैसे बनी कोई चीज़, कोई कंट्री, हर कंट्री की अलग अलग एक हिस्ट्री है, हर किसी ने एक डिफरेंट पाथ फॉलो किया है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम टू टाइप्स ऑफ पाथ्स पढ़ेंगे जो कि जापान और चाइना से रिलेटेड है, कि इन दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज़ के अंदर कैसे मॉडर्नाइजेशन आई, क्या इनके स्ट्रगल रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम छोटा सा ब्रीफ में जान लेंगे कि क्या क्या हुआ ब्रीफ में, फिर डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये जो दो कंट्रीज़ थी, ईस्ट एशिया जो थी ना, ईस्ट एशिया वाला एरिया जो वर्ल्ड में आ जाता है 19th सेंचुरी में, वहाँ पे किसका डोमिनेशन था? चाइना का। चाइना उस पर राज करती थी। और उस टाइम पे वहाँ पे कौन सी सल्तनत यानी कि डायनेस्टी थी? किंग डायनेस्टी। ठीक है, अब किंग डायनेस्टी जो 19th सेंचुरी में थी, उससे पहले कौन सी डायनेस्टी थी? मिंग डायनेस्टी 17th सेंचुरी में। क्या समझ में आया? चाइना की जो डोमिनेशन थी 19th सेंचुरी में ईस्ट एशिया में, ठीक है, और 17th सेंचुरी तक मिंग डायनेस्टी का राज था। 17th सेंचुरी के बाद कौन सी डायनेस्टी आ गई? किंग डायनेस्टी। ठीक है, अब बात करें अगर हम जापान की, तो जापान एक, ये देखो, आइलैंड कंट्री है। अब इस आइलैंड कंट्री ने उस टाइम पे ना खुद को बाकी वर्ल्ड से ना आइसोलेट किया होता, अलग थलग एकदम से खुद को क्लोज्ड ऑफ कर देना, अपने में ही रहना, ऐसे इसने खुद को किया हुआ था। अब ये चीज़ इसके इतनी ज़्यादा काम आई है ना मॉडर्नाइजेशन के पाथ में, इतनी चीज़ों से इसको प्रोटेक्शन मिल गई ना, जो हार्म इसको हो सकता था अगर ये ओपन होती कंट्री उस तरीके से, जैसे सारी कंट्रीज़ को इफेक्ट हुआ ओपन होने की वजह से, इसको आइसोलेशन का फ़ायदा हुआ बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये जापान का ये छोटा सा ये है कि एक आइलैंड कंट्री थी और 19th सेंचुरी में इसने खुद को क्या करा हुआ था? आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड इसने किया हुआ था। अब अगर इस 19th सेंचुरी के बाद ये तो क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद, 10 साल बीतने के बाद चाइना के अंदर और जापान के अंदर कुछ कुछ चेंजेस आए। पहले तो आपको मैंने बता दिया चाइना डोमिनेट कर रही थी, जापान ने खुद को आइसोलेट किया था। लेकिन कुछ सालों बाद, 10 साल बाद या डिकेड लेटर, क्या होता है चाइना के अंदर, अगर हम देखें तो जो कॉलोनियल एरा एक्सपैंड हो रहा था ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हर जगह जाके लोगों पे राज करना चाह रही थी, अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रही थी, तो चाइना को भी ये सिचुएशन का सामना करना पड़ा, लेकिन वो इसको फेस नहीं कर पाई, अनेबल टू फेस कॉलोनियल चैलेंज। और फिर क्या होता है? इम्पीरियल गवर्नमेंट लॉस्ट पॉलिटिकल कंट्रोल। वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, फिर चाइना में ट्रेडिशनल जो गवर्नमेंट थी, इम्पीरियल गवर्नमेंट, उसका पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया लूज। और फिर जो उस टाइम पर ज़रूरत होती है कि फटाफट ऐसे चेंजेस लाए जाए कि सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए हमारे, ठीक है, ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाए कि पॉजिटिवली हम चीज़ों को हैंडल कर ले। अभी चाइना वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी सिचुएशन है इन्होंने ख़राब कर दी थी कॉलोनियल चैलेंज की वजह से, कि ये कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे थे सिचुएशन। सिविल वार उस टाइम पर हो रही थी, तो मतलब चाइना के हाथ से ना सारी चीज़ें निकलती चली जा रही थी। कि मैं ब्रीफ में बता रही हूँ आपको सब चीज़, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इस चीज़ की वजह से द मोस्ट डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म हैड ऑन 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी चाइना। सबसे ज़्यादा देखो कॉलोनियलिज्म का इफ़ेक्ट जो पड़ा, सबसे बुरा चाइना पे पड़ा, कौन से टाइम पे? 19 से 20th सेंचुरी के बीच में। और उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी थी? ये मैंने आपको बता ही दिया है, किंग डायनेस्टी थी। During the colonial era, the king state became politically, administratively, and financially too weak to function as an effective government to lead the country toward। ये मैं आपको बताई चुकी है, ये बेचारी जो डायनेस्टी थी इतनी वीक हो गई ना कि वो ढंग से काम ही नहीं कर पा रही थी। पॉलिटिकली भी ये वीक हो गई, फिर एडमिनिस्टर तो क्या ही कर पाएगी, फाइनेंशियल्स भी इसके कम हो गई, कि कॉलोनियलिज्म तो अफेक्ट कर ही रहा था इनको, चैलेंज तो ये उसको फेस कर ही नहीं पा रहे थे, तो एक तरीके से नष्ट हो जाता ना सब कुछ, ऐसे हो गया था यहाँ पे चाइना में। और अगर हम जापान की बात करें, ये तो हमें पता है आइसोलेट कर चुकी थी ये। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, आइसोलेशन का इसको हुआ फ़ायदा। कैसे फ़ायदा हुआ?
इट सक्सीडेड इन बिल्डिंग अ मॉडर्न नेशन स्टेट। इस आइसोलेशन की वजह से ये जिस टाइम पे चाइना ये सब चीज़ें फेस कर रही थी, कॉलोनियलिज्म ये वो, उस टाइम पर इसने खुद को कर रहा हुआ था बंद। आइसोलेशन तो बाहर की चीज़ें अफेक्ट हो कर नहीं रही थी इसको, इसने ध्यान दिया अपनी मॉडर्नाइजेशन पे। इसने बनाई एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बना ली भाई, इंडस्ट्रीज लगा ली, तो मॉडर्निटी तो होगी होगी। देख रहे हो ना दोनों कंट्रीज के पाथ्स मॉडर्नाइजेशन की तरफ कितने डिफरेंट है। अब अभी चाइना में तो कोई मॉडर्निटी की तरफ शुरुआत ही नहीं हो रही है, वहाँ तो अपना ही एक स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन जापान आइसोलेटेड कर लिया खुद को और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बिल्ड कर ली है, और कॉलोनियल जो एम्पायर है खुद का वो उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है। कैसे इस्टेब्लिश कर लिया, कंट्रोल किया अपने अंडर। किसको लेके आया जापान, ताइवान को 1895 में, फिर कोरिया को भी अपने अंडर ले आया 1910 में। कि देखो जापान कैसे खुद को एक्सपेंड कर रहा है, अपनी पावर को एक्सपेंड कर रही है, एक छोटी सी आइलैंड कंट्री। और ज़्यादा एक और इसकी काम में एक बहुत अच्छी वो क्या हुई, इसने चाइना को भी हरा दिया, डिफीट कर दिया। कौन से ईयर में, 1894 में। बताओ एक आइलैंड कंट्री ने इतनी बड़ी कंट्री चाइना को हरा दिया 1894 में, जो कि इनका जापान का जो कल्चर है, आइडियल्स है, वो सारे चाइना से ही आते थे। उसी के बेसिस पे ये सारा कल्चर वल्चर, वही उसकी रूट्स थी चाइना जापान के लिए, और उसी कंट्री को इन लोगों ने हरा दिया। इनके लिए कितनी बड़ी बात है। और रशिया जो इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी कंट्री, सोवियत यूनियन, उसको इन्होंने कब हरा दिया, 1905 में। बताओ एक छोटी सी आइलैंड कंट्री। देख रहे हो ना कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों जगहों पे। इंडस्ट्रीज लग रही है, वॉर्स हो रही है, और ये सक्सीड कर रहा है हर चीज़ में। विन विन सिचुएशन है जापान के लिए। ठीक है, ताइवान भी कंट्रोल में है भाई, कोरिया भी कंट्रोल में है, चाइना को भी हरा चुके हैं, रशिया को भी हरा दिया है, जापान ही जापान हो रहा है भाई। अब बात करें अगर हम चाइनीज़ की, तो चाइनीज़ को तो तुमने देख ही लिया, एक इतनी बुरी तरह से हार चुके हैं किंग डायनेस्टी में। कॉलोनियल टाइम को वो फेस नहीं कर पाया। फिर क्या ये सोचते हैं कि भैया अब तो एक रिवॉल्यूशन की ही ज़रूरत है, हमें अपनी कंट्री रीबिल्ड करनी पड़ेगी, ताकि जो भी इनइक्वालिटीज़ चल रही है ये ख़त्म हो और हम वापस से ट्रैक पे आ पाए और चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव कर पाए। चाइनीज़ ये सोच रही थी गवर्नमेंट, जो भी वहाँ पे लोग थे। और जैसे ही सिविल वार हुई थी वहाँ पे, उसकी वजह से क्या हुआ चाइना के अंदर 1949 में, देखो जो उस सिविल वार के अंदर ना कम्युनिस्ट पार्टी थी जो वो जीत गई थी। ठीक है, वहाँ पे जो पार्टी थी ना कम्युनिस्ट पार्टी, वो ही ज़्यादा पावर में रहती थी, मेन लीडिंग पार्टी थी वो। सिविल वार में वो जीत गई। लेकिन 1970 में क्या होता है, दे थॉट दिस आइडियोलॉजिकल सिस्टम वॉज कीपिंग चाइना फ्रॉम ग्रोइंग इकोनॉमिकली। वहाँ पे जो भी थे स्कॉलर्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे चाइना में, जो पावर में थे थोड़े, जिनके अंदर दिमाग था, वो लोग सोच रहे थे कि भाई ये कम्युनिस्ट पार्टी जो भी आइडियोलॉजी फॉलो करती है, जो भी तौर तरीके ये कंट्री को गवर्न करने में लगा रही है, इस तरीके से तो चाइना कभी इकोनॉमिकली ग्रो ही नहीं कर पाएगी भाई। इनके तो सिस्टम ही अलग तरीके का है, हमें तो ग्रो करना है, मॉडर्निटी चाहिए हमें भी। तो इनको रियलाइज़ हो गया कि भैया ये तरीक़े को तो हमें बदलना पड़ेगा। सिविल वॉर हुई थी 1949 में, कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई थी। ठीक है, लेकिन 1970 में इसको ये सब चीज़ें रियलाइज़ होने लग गई कि भैया चेंजेस तो चाहिए हमें। अब क्या करें, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ना भाई। चेंजेस यानी कि रिफॉर्म फॉर बेटरमेंट, रिफॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी टू ब्रॉड बैक कैपिटलिज्म। अब इन्होंने क्या सोचा कि अब हमें कैपिटलिज्म वापस लाना है। कैपिटलिज्म मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो, जो ओनर्स होते हैं उनका बोलबाला हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा कम हो, और ये बिजनेसमैन इन सब के हाथ में ज़्यादा पावर हो। मतलब एक ओपन इकोनॉमी, ट्रेड पे फोकस, इंडस्ट्रीज़ पे फोकस, ये चीज़ें ज़्यादा हो। तो इन्होंने कहा चलो भाई अब बदलाव करना है, हमें कैपिटलिज्म चाहिए, फ्री मार्केट चाहिए। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने क्या किया, ये सब चेंजेस होने के बावजूद भी ना पॉलिटिकल एंगल जो था उसको कंट्रोल को अपने हाथ में ही रखा। ये सब चेंजेस हो रहे थे, रिफॉर्म्स हो रहे थे, आइडियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पकड़ बनाई हुई थी पॉलिटिकल एंगल पे। बाकी चीज़ों से तो वीक हो ही रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें देखो क्या हो रही है, चेंजेस इकोनॉमी में, रिफॉर्म, फ्री मार्केट, लोगों के विचार बदल रही हैं। ठीक है, अब जापान में, अब दोबारा से अगर हम जापान की बात करें तो जापान ने तो देख ही रहे हो तुम क्या क्या कर रही है। जापान ने किस किस को हरा दिया, अपने अंडर ले लिया। अब जापान सोच रही है भाई, वही घमंड आ गया जापान के अंदर। अब घमंड भाई हमेशा कभी किसी का नहीं टिका।
अब जापान कह रही है, जापान कंट्री कह रही है कि अब मुझे एक बड़ा एम्पायर बना रहे हैं अपना पूरा, तो वो इसी ये सोच के क्या कर देती है, वॉर स्टार्ट। और इस वॉर से क्या होता है, उसका घमंड खत्म। कैसे खत्म होता है, एंग्लो अमेरिकन फोर्सेस के हाथों वो हार जाती है। अमेरिकन फोर्सेस जापान को हरा देती है बिल्कुल। बताओ, जो अभी तक जीतती आ रही थी वो अमेरिका से हार गई। अब इससे क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ मोर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। अब भाई अमेरिका की पावर आ गई जापान पे, तो अब ये बहुत ज़्यादा और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आए लोग। और 1970 तक इन्होंने अपनी इकोनॉमी करी रीबिल्ड, दोबारा से बिल्ड करी, और फिर बन गई एक मेजर इकोनॉमिक पावर। और इनका जो पाथ था मॉडर्नाइजेशन के तरफ, वो कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही बना था। मतलब जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, जिन चीज़ों को वो प्रेफरेंस देती है, वही चीज़ें सोच के ये लोग आगे बढ़ रहे थे। ऐसी जैसे चाइना डिमांड करे कि भाई ग्रो करना इकोनॉमिकली तो कैपिटलिज्म चाहिए, और जापान ने भी वो काम स्टार्ट कर दिया था अपने लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पर हो रही है जापान में रैपिड डेवलपमेंट, अच्छे लेवल पे भाई डेवलपमेंट चल रही है। और जो ट्रेडिशन है वो इतना सही चल रहा है, उसकी इंस्टीट्यूशन इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनमें, सोसाइटी में भी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इस डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम नेशनलिज्म को और भी ज़्यादा बढ़ावा दें, हमारी भी कंट्री ग्रो। अगर यही चीज़ें अगेंस्ट होती ना, बताओ, ट्रेडिशन खिलाफ होता, इंस्टीट्यूशंस जो होती है मेन एक सोसाइटी के अंदर, वही इन चीज़ों के अगेंस्ट होती ना, चेंजेस के अगेंस्ट, तो चीज़ें ना डिफ़िकल्ट हो जाती है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये होते करते हैं वो करते, तो कोई भी चेंज लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है सरकार को और लोगों को। लेकिन यहाँ पे जापान को क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे तो लोग भी भाई सपोर्ट में, ट्रेडिशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, वो भी सपोर्ट करा इन सब चीज़ों को। और इंस्टीट्यूशंस है, सोसाइटी है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, वो खुद चाहते हैं नई नई चीज़ें सीखना, नेशनलिज्म को अपने स्ट्रांग करना, एज अ कंट्री ग्रो करना चाहते थे वो। तो जापान को और भी ज़्यादा फ़ायदा, प्रॉब्लम तो कहाँ ही होगी फिर। अब चाइना और जो जापान है, उन दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन थी, यहाँ दोनों कंट्रीज़ में ना हिस्ट्री राइटिंग का ना एक ट्रेडिशन था, हमेशा इतिहास लिखा जाता था। यहाँ पे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती थी वो लिखे जाते। तो उस हिस्ट्री राइटिंग की वजह से इन दो कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा हुआ, जो नए नए रूलर्स आते थे ना यहाँ पे राज करने, उनको एक, जब भी कोई सिचुएशन आती थी ऐसी कि कुछ समझ नहीं आता, तो वो हिस्ट्री राइटिंग से को रेफ़र करते थे कि भाई इस सिचुएशन में क्या करना बेस्ट होगा। तो एक तरीके से ये राइटिंग्स ना उनके लिए गाइड का काम कर रही थी रूलर्स के लिए, ठीक है। तो इसका भी एक इनको प्लस पॉइंट हो गया कि भाई इस सिचुएशन में कैसे कैसे पिछले टाइम के लोगों ने किया टैकल, उससे फ़ायदा हुआ या नुकसान, अब हमें क्या करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें चली, ये बेनिफिट रहा इनको। और जापान में एक और अनोखी चीज़ है कि जैसे अपने में सरनेम हमेशा बाद में लगाते हैं ना, पहले नेम आता है, जापान में सरनेम पहले आता है फिर नेम आता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जापान का। चाइना एंड जापान के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो फिजिकली काफ़ी डिफरेंस है, वो तुम्हें मैंने बताई है। जापान एक आइलैंड कंट्री है और चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है। इसमें अलग अलग, इतनी बड़ी कंट्री होने की वजह से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स भी है यहाँ पे। 3 रिवर सिस्टम है मेन जो चाइना के अंदर है। एक तो हो गया येलो रिवर, ठीक है, एक हो गया अपना येलो रिवर, दूसरा यांगत्से रिवर जो कि 3rd लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, और एक पर्ल रिवर चाइना के अंदर, ठीक है। और चाइना के अंदर क्या है, जो डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है वो है हान ग्रुप, ये देखो। और मेजर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है यहाँ पे, चाइनीज़। और भी अदर नेशनैलिटीज़ है, और भी अदर नेशनैलिटीज़ के लोग वहाँ पे रहते हैं, जैसे कि उइगुर, हुई, मांचू, तिब्बतन, ये सारे लोग वहाँ पर आपको मिलेंगे। और जो लैंग्वेजेस बोली जाती है चाइनीज़ के अलावा, वो हो गई कैंटोनीज़, शंघाई जगह सुनी है ना, तो वही वाली लैंग्वेज। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। और ये क्या है, माइनॉरिटी लैंग्वेज, क्योंकि मेजरली तो लोग चाइनीज़ ही बोलते हैं। ये जो छोटा ग्रुप्स हैं वहाँ पे, नंबर छोटे लोग हैं, जो छोटी मात्रा में, कम मात्रा में लोग हैं, उन्हें हम माइनॉरिटी बोलते हैं ना। जो ज़्यादा में होते हैं वो मेजॉरिटी, ज़्यादा नंबर्स में होते हैं तो माइनॉरिटी लोग। कैंटोनीज़ भाषा भी बोलते थे कुछ शंघाई जो होते थे वो भी कम मात्रा में थे चाइना में, तो वो भी अपनी ये वाली लैंग्वेज बोलते थे। तो चाइनीज़ के अलावा भी ये कुछ लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है। और फूड की अगर हम बात करें तो 4 तरीके के डिफरेंट फूड्स वहाँ पे क्विजीन्स है। जैसे कि एक तो गई साउथर्न कैंटोनीज़ क्विजीन, यही वाले जो लैंग्वेज है इसी के लोग अलग टाइप ऑफ क्विजीन फॉलो करते थे। और अगर नॉर्थ में जाए तो वीट वहाँ पे स्टेपल फूड था, बहुत ज़्यादा खाने में यूज़ होता था। और सिजुआन एरिया
स्पाइसेस ब्रॉट बाय बुद्धिस्ट मॉन्ग, जो कि कौन लेके आए, बुद्धिस्ट मॉन्ग वहाँ पर जो लेकर आए स्पाइसेस मसाले। कब, एंशियंट पीरियड में। किसके साथ लेकर आए, कहाँ से लेकर आए, सिल्क रूट जो निकला हुआ था वहाँ, उसके रूट के थ्रू वो बुद्धिस्ट मॉन्ग वहाँ पे आए और स्पाइसेस लेकर आए, जो भी वहाँ पर चाइना में बनाया जाने लगा और फॉलो किया जाने लगा लोगों के द्वारा। ठीक है, और ईस्ट चाइना की तरफ देखें तो व्हीट एंड राइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन था। ठीक है, अब जापान में देखें अगर यही सारी चीज़ें, तो आइलैंड कंट्री है, 4 बड़े आइलैंड से मिलके बनी है, जैसे कि होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू, कैसे कैसे नाम है, ओए ये देखो, ये रहा होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू, काइशू। आई मे बी रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन बट प्लीज रिमेंबर दीज फैक्ट्स, it is written rightly in the notes. Okay, more than 50% of land area is main islands, in the main islands is mountain area। मतलब जापान के अंदर जो ज़्यादातर एरिया है वो माउंटेन वाला एरिया है, 50% से भी ज़्यादा। और जापान एक ऐसी जगह पे है सिचुएटेड जहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं। आप देखोगे ना वहाँ पे आर्किटेक्चर भी ऐसे बना हुआ है अब जाके कि जो अर्थक्वेक प्रूफ हो, अर्थक्वेक आए अगर तो उससे आर्किटेक्चर को कोई नुकसान ना पहुँचे, जो अब चीज़ें हो चुकी है। तो जापान की ये फीचर्स हैं। पॉपुलेशन ज़्यादातर वहाँ पे कौन सी है, जापानीज़ ही है। और ये पीछे नॉइज़ आ रही है, इसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। देयर आर स्मॉल AINU माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटीज़ है AINU वाली। ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप जो है वहाँ पे हमने चाइना में पढ़े थे ना कौन कौन सी, शंघाईनीज़ और शंघाई वाले लोग, कैंटोनीज़, ये वाली लैंग्वेज भी बोली जाती थी वहाँ, माइनॉरिटी लैंग्वेज। और ठीक है, ये वाली माइनॉरिटी के लोग भी थे वहाँ पर जापान में। और देयर आर कोरियंस भी थे कुछ, जो कौन से थे, फोर्सिबली लाए हुए कोरिया से ज़बरदस्ती लाए हुए थे। जब कब लाए गए, क्योंकि जब जापान की कॉलोनी थी कोरिया, जापान का कंट्रोल था कोरिया पे, तब कुछ लोग फोर्सफुली लाए गए थे वहाँ से। अब यहाँ पे आपको एक और बात पता चली है कि जब एक टाइम पे कोरिया किसके अंडर थी, जापान के अंदर, उसकी कॉलोनी थी। और लैक द ट्रेडिशन ऑफ एनिमल रियरिंग, मतलब यहाँ पे वो नहीं होता थी एनिमल रियरिंग, जैसे होता है ना जानवर पालन होता है, जो जैसे भेड़ बकरियाँ अपने यहाँ पे माउंटेन एरिया में पालते हैं। हमने नोमैडिक वाला चैप्टर पढ़ा है बहुत, पेस्टोरलिस्ट अगर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में तो आपको पता होगा। ये वाला जो ट्रेडिशन था ये यहाँ पे नहीं था जापान के अंदर। राइस यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, स्टेपल क्रॉप। फिश बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉमन है, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन माना गया है, फिश बहुत खाते हैं यहाँ पे लोग। रॉ फिश हैज़ बिकम वाइडली पॉपुलर डिश, सबसे ज़्यादा रॉ फिश, कच्ची फिश बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिश मानी गई यहाँ पे जापान की। सुशी एज इट इज़ कंसिडर्ड वेरी हेल्दी, ओ बड़ी हेल्दी माना जाता है इसको, सुशी। पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम जापान की बात करें तो इसको ना ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वीडियो ध्यान से देखो। एन एम्परर फ्रॉम क्योटो हैड रूल द जापान, क्योटो से एक एम्परर था, राजा, जिसने जापान पे क्या किया, रूल 12th सेंचुरी में। लेकिन 12th सेंचुरी में क्या होता है, इम्पीरियल जो कोर्ट है उसने अपनी पावर खो दी। किसको खो दी, शोगुन्स को। अब ये शोगुन्स क्या है भाई, एम्परर तो पता है हमें राजा होते हैं, शोगुन्स क्या होता है। अब ये शोगुन्स लोग थे जो इन्होंने एम्परर के नाम पे राज किया। अभी आपको बताऊंगी शोगुन्स क्या होते हैं, अभी बस ये समझो पहले एम्परर था क्योटो से जिसने राज किया, लेकिन 12th सेंचुरी में चीज़ें चेंज होती है, एम्परर की तो पावर खत्म हो जाती है और शोगुन्स उसके नाम पे राज कर रहे होते हैं। ठीक है, एम्परर नहीं है शोगुन्स, लेकिन उसके एम्परर के नाम पे राज कर रहे हैं, और एम्परर होके भी ना उसके पास पावर्स नहीं है जो भी एम्परर है। तो 1603 और 1867 के बीच में मेंबर्स ऑफ टोकुगावा फैमिली हेल्ड द पोजीशन ऑफ शोगुन, मतलब शोगुन जो पोजीशन है एक, उस पे किसने राज किया, कौन लोग थे जो शोगुन पोजीशन पे थे, वो थे टोकुगावा फैमिली के मेंबर्स। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन होते हैं शोगुन्स। एम्परर तो होता है राजा जो कि टॉप पे रहता है हमेशा पावर में, अगर हम देखें तो, ठीक है, सोसाइटी में। लेकिन यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि एम्परर होने के बाद भी रियलिटी में अगर देखें तो इसके पास रियल पावर, असलियत में पावर कम थी। फिर आते हैं इसके बाद शोगुन्स, जो कि एक्चुअल रूलर्स है जापान के। कहने को एम्परर कोई और है, लेकिन रियल पावर किनके पास है, शोगुन्स के पास। और ये भी मैंने आपको बताया ज़्यादा उस टाइम पीरियड पे कौन थे, टोकुगावा फैमिली के मेंबर्स। फिर आते हैं दाइमो। दाइमो कौन है भाई, जो लैंड ओनर्स नहीं होते बहुत ज़्यादा अमीर जमींदार, वो हो गए दाइमो। ठीक है, ये शोगुन्स के नीचे आ गए अथॉरिटी में।
फिर आते हैं समुराई, जो होते हैं वॉरियर ग्रुप्स जापान के, जो लड़ाई वाले होते हैं ना, जैसे अपने में क्षत्रिय वगैरह होते हैं, आर्मी वाले लोग जो प्रोटेक्ट करते हैं, ये हो गए जापान के वॉरियर्स समुराई। फिर उस लेवल पे आ गए। फिर उसके बाद आते हैं जो आम लोग, पीजेंट्स, किसान और आर्टिस्ट हो गए। जो आर्टिस्ट हैं ये लार्जेस्ट क्लास है, सबसे ज़्यादा लोग इसी ग्रुप में हैं। फिर सबसे लोएस्ट क्लास आ जाती है मर्चेंट की, क्योंकि ये लोग खुद का कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करते थे, ये बस दूसरों का बनाया हुआ जो आर्टिस्ट पीजेंट्स बना रहे हैं उसी को तो सेल परचेज कर रहे हैं, तो इसलिए इनको लो लेवल पे माना गया सबसे ज़्यादा। तो अगर हम एक पावर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर आ रहा है एम्परर, जो कि राजा है लेकिन रियल पावर इसके पास नहीं है। फिर आते हैं शोगुन्स, जो कि एक्चुअली रूलर्स हैं भाई। और तीसरे नंबर पे आते हैं डाइमो, जो कि लैंड ओनर्स है, बड़े बड़े ज़मींदार हैं जो। और समुराय, जो कि वॉरियर्स है, उसके बाद वो आ जाते हैं। और लार्जेस्ट क्लास फिर पीजेंट्स और आर्टिसंस, गरीब किसान या आर्टिस्ट हो गए जो हाथ से काम करते हैं। और फिर आते हैं लोएस्ट क्लास में मर्चेंट्स। अभी आपको पावर स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा भाई किसकी क्या पावर है, ठीक है। ये अब आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए कि एम्परर क्योटो का रूल करता था जापान में, लेकिन 12th सेंचुरी में क्या हो गया, सिचुएशन चेंज और शोगन्स के पास आ गए रियल पावर, और जो कि एम्परर के नाम पे राज करते थे। और उस टाइम पे 1603 से लेकर 1867 तक इन लोगों को शोगुन की पोजीशन पे थे। कौन लोग थे वो? टोकुगावा फैमिली के मेंबर्स। ये देखो, ये टोकुगावा शोगुन, मिलिट्री लीडर ऑफ जापान। एक तो मिलिट्री क्लास जो वॉरियर क्लास हो गई वो हो गए समुराइज, और ये हो गया उनको भी लीड करने वाले मिलिट्री लीडर, जो कि मिडल एजिस के टाइम पर होते थे। मिलिट्री को जो लीड करते थे वो बन चुके थे शोगुन्स, ठीक है। यूज्ड टू बी अ टेम्पररी टाइटल बट नाउ बिकेम अ परमानेंट टाइटल। इससे पहले वो टेम्पररी टाइटल होता था शोगुन वाला, क्योंकि वो जो मिलिट्री लीडर होता था उसको मिल जाता था, फिर मिलिट्री लीडर गया तो ये टाइटल भी उसके हाथ से गया। लेकिन यहाँ पे फिर बाद में क्या हुआ कि एक ना परमानेंट टाइटल सा बन गया ये शोगुन्स का, और इस पे लोग आते रहते थे, एक पोजीशन बन गई परमानेंट शोगुन वाली है। और एम्परर पावर डिक्लाइन हो गई, बताइए ये आपको। अब कंट्री जो थी जापान की वो डिवाइडेड थी ओवर 250 डोमेन्स अंडर द फ्यूडल लॉर्ड्स कॉल्ड डाइमो। डाइमो मैंने आपको बताई दिया, बड़े बड़े ज़मींदार, उनके अंदर ये कंट्री डिवाइडेड थी 250 डोमेन्स के अंदर। उनके अलग अलग जो एरिया आते थे उनकी ज़मीनों के अकॉर्डिंग हैं। और जो शोगुन्स थे उन्होंने पावर एक्सरसाइज करी लॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ये कंट्री डिवाइडेड थी, शोगुन्स के पास एक्चुअल पावर थी। और ये जो लोग थे ना, द शोगुन अपनी पावर किस पे एक्सरसाइज करते थे, किस पे दिखाते थे? बहुत ज़्यादा ऑर्डरिंग देम। इनको जो पावर कंट्रोल करनी थी ना, वो कहाँ से, कौन सी जगह से ये पावर कंट्रोल करते थे? एडो नाम की जगह से, कैपिटल थी वो वहाँ की जापान की, जिसको आज के टाइम में हम टोक्यो बोलते हैं, उसका पहले नाम था एडो। तो इस जगह पर शोगुन्स अपनी मेन पावर जो यहाँ पे रह के एक्सरसाइज करते थे, काफ़ी लंबे समय तक ये चला, ठीक है। सो दैट दे वुड नॉट पोज अ थ्रेट, ताकि इनको यहाँ इसलिए रखा जाता था ताकि भाई आंखों के नीचे रहे बिल्कुल, कि कुछ भी ना एक खतरा ना बन जाए। शोगुन्स अपनी पावर तो एक्सरसाइज करे लेकिन ये खतरा ना बन जाए, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से बता देती हूँ, एक मिसकंसेप्शन सी हो गई मेरे को यहाँ पे, मिसअंडरस्टैंडिंग सी। देखो 250 डोमेन्स में बटी हुई थी कंट्री, जो कि थी डायमोस के अंदर, फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर, जो कि बड़े बड़े जमींदार थे, ठीक है। इनके अंडर एरियाज आ जाते थे। लेकिन शोगुन्स जो एक्चुअली रूल करते थे इन डायमोस पे रूल करेंगे, वो उसको ऑर्डर अपने, ये देखो सबसे बड़ा एम्परर है तो ये इसको कुछ बोलेगा, लेकिन रियल पावर तो यहीं पे है, तो ये अपने नीचे वाले को बोलेगा, वो अपने नीचे वाले को अपनी पावर दिखाएगा। सब एक दूसरे से नीचे वाले को पावर दिखाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या होता था, जो शोगुन्स थे वो किस पे एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर? डाइमो के ऊपर, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह है। तो शोगुन्स क्या करते थे, डाइमोस पे जब अपनी पावर्स दिखाते तो उनको बोलते थे, जिन पे भी पावर दिखानी होती थी, कि तुम ना भाई यहाँ रहोगे कैपिटल में, मॉडर्न टोक्यो जिसे बोलते हैं, वहां पर रहोगे, और लंबे लंबे समय तक उनको वहीं रखते थे, ताकि इन्हें पता रहे कि ये जो भाई ये जमींदार हैं कहीं हमारे नाम पे ना ये हमारे लिए ही खतरा ना बन जाए। इनके पास भी एक लेवल पे तो देखो पावर है ना, पीजेंट्स के समुराई से ऊपर तो यही है, ये चलाएंगे इनके ऊपर, ये चलाएंगे इनके ऊपर, कहीं पता चल रहा है ये शोगुन की पोजीशन रिप्लेस कर दी, क्योंकि शोगुन ने भी यही काम करा था, एम्परर की पावर कम कर दी थी। अब शोगुन खुद ऐसा है तो उसे भी डर लगे कहीं दाइमो हमारे लिए खतरा ना बन जाए, तो इसको ना अपनी आंखों के सामने रखते थे एडो कैपिटल। अब बात समझ आ गई होगी आपको।
तो शोगुन जो थे उन्होंने भी चीजें कंट्रोल करी मेजर सिटीज में और माइंस में, ठीक है। वैसे ज्यादातर कौन कंट्रोल करते थे, दाइमोस शोगुन्स के अंडर। और जो समुराई ग्रुप था मैं आपको बता ही चुकी हूँ, वॉरियर क्लास थी ये, रूलिंग एलिट थे ये। इन्होंने शोगुन्स और दाइमो दोनों को सर्व किया क्योंकि ये इन दोनों के ही नीचे आते थे, है ना। शोगुन हो गया दाइमो, फिर समुराई। अब समुराई दोनों को सर्व करेगा, दोनों के लिए समुराई के लिए दाइमो भी बड़ा है और शोगुन्स भी बड़े हैं, उनको दोनों से डर के रहना पड़ता था, दोनों के ऑर्डर्स मानने पड़ते थे। लेकिन इन लेट 16th सेंचुरी 3 चेंजेस आए, ठीक है, जिन्होंने पैटर्न जो भी चलता आ रहा था अभी पावर का वो थोड़ा चेंज किया और फर्दर डेवलपमेंट हुई उसकी वजह से। क्या चेंजेस आए, peasants were disarmed and only samurai could carry sword. This ensured peace and order in ending frequent war of the previous year. देखो पहले पता है क्या होता था, सबके पास हथियार होते थे तो लड़ाई झगड़े ना बहुत ज्यादा होते रहते थे। लेकिन 16th सेंचुरी में क्या चेंजेस आए कि ये ऑर्डर आ गया, जो समुराई क्लास है ना, वॉरियर क्लास है जो, बस यही लोगों को इजाजत है हथियार रखने की, आर्म्स रखने की। तो पीजेंट से जितनी भी आर्म्स थी, जो भी किसान वगैरह वाले क्लास थी, उनसे ले ली आर्म्स वाले सारे हथियार ले लिए। उनके पास तो पावर है नहीं अब हथियार रखने की, समुराई रखेंगे तो इससे झगड़े वगड़े भी कम हो गए और पीस बनी रही, ठीक है। बार बार जो लड़ाइयाँ होती थी वो नहीं हुई। फिर एक तो ये चेंज हो गया। दूसरा चेंज क्या हुआ, दाइमो वर ऑर्डर्ड टू लिव इन द कैपिटल्स ऑफ देयर डोमेन्स ईच विद द लार्ज डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। मैंने आपको एक बात बताई ना, जो डायमोस थे, शोगुन्स ने क्या बोला डायमोस को, भाई जहाँ जहाँ पे तुम पावर चला रहे हो, जो जो तुम्हारे अंदर एरिया था वहीं पे तुम्हें रहना पड़ेगा, उसकी कैपिटल में तुम रहो। ऐसा नहीं चलेगा तुम्हारी नाम तो वहां पे चल रहा है लेकिन तुम वहां पे हो ही नहीं, बिल्कुल वहां रहो और देखो चीजें कैसे हो रही है, ठीक है। ताकि ऑटोनॉमी अगर तुम्हें पावर रखनी है तो अपने अपने एरियाज में रखो और वहां पे प्रेजेंट रहो। ये नहीं कि आप नाम चला रहे हो, इधर रह रहे हो कहीं और वहां पे भी अपनी दादागिरी दिखा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। एक तो ये चेंज हो गई कि जो भी दाइमो वो अपने एरिया तक ही सीमित रहे और उसी को ढंग से ध्यान दे पाए। थर्डली दूसरा चेंज आया, लैंड सर्वे आइडेंटिफाइड ओनर्स एंड टैक्स पेयर। लैंड के ना सर्वे होने लग गए जमीनों के, जिससे रियल में पता चला कौन ओनर्स है और कौन सही मायने में टैक्स जिनको देना चाहिए। क्योंकि कई लोग होते थे जिनके पास जमीनें होती भी थी वो कम दिखाते थे तो वो बच जाते थे कई चीजों से। तो अब जब सर्वे हो गया तो सच्चाई सामने आई, तो उसी हिसाब से लोग टैक्स देते थे, उसी हिसाब से पता चलता था कौन ओनर्स असली है इस लैंड के। ग्रेडेड लैंड प्रोडक्टिविटी टू इंश्योर अ स्टेबल रेवेन्यू। अब जब सर्वे हो रहे तो पता चल रहा है क्या कैसे काम हो रहा है, लैंड की प्रोडक्शन भी अच्छी तरीके से बढ़ी, क्वालिटी बढ़ी, तो अच्छे स्टेबिलिटी के साथ रेवेन्यू सरकार को मिलता गया। क्योंकि पता है ना भाई इस लैंड ये लैंड हमारे अंडर है तो इस लैंड पे कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, कितना हमें फायदा हो रहा है टैक्सेस से, सब अब उनकी नजरों में रहता था सर्वे की वजह से। ये तीसरा बड़ा चेंज था 16th सेंचुरी में जो आया था जापान में, ठीक है। अब इकोनॉमी की बात हम करें, यहाँ पे भी हमने इकोनॉमी की कुछ बातें कर ली है कि रिवेन्यू आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। और अगर हम डीप में इकोनॉमी की बातें करें जापान की, तो जापान के अंदर लार्ज सिटीज कौन कौन सी थी, एडो जो मैंने बताया आज का टोक्यो, ओसाका, क्योटो, जहाँ पे कॉमर्शियल इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो करी, एक वाइब्रेंट कल्चर बना, ज्यादा से ज्यादा मनी का यूज होने लगा, स्टॉक मार्केट की क्रिएशन हुई यहाँ पे। जो अब हम करते हैं ना स्टॉक मार्केट पे हमारा इतना फोकस है, BSE, NSE, शेयर मार्केट, तो ये जापान में उस टाइम पे क्रिएट हो गया, जिसने उसकी इकोनॉमी को और भी ज्यादा बूस्ट किया, नई वेज ओपन कर दी उस कंट्री के लिए। अब द पीरियड विटनेस सम सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। अब जब इतने चेंजेस आ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सोसाइटी में कल्चरली कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सारी चीजें एक तरीके से इंटर कनेक्टेड ही है भाई। तो सोशल लेवल पे भी चेंजेस आए, कल्चरल लेवल पे भी चेंजेस आए, मॉडर्न चीजें हो रही है ना। अब देखो चाइना की इन्फ्लुएंस जो थी पहले जापान पे, वो लोग क्वेश्चन करने लग गए इतने चेंजेस के बाद, क्योंकि अभी ने पता है रियल पावर हमारे पास है, हम मॉडर्निटी की तरफ है, तो कुछ कुछ ना दखियानुसी चीजें होती है उस पर क्वेश्चन उठते हैं, अंधविश्वास जो लोगों ने बनाए हुए थे अब लोग चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, साइंटिफिकली रैशनली चीजों को देख रहे हैं। तो चाइना की इन्फ्लुएंस पे भी उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने ये देखा कि भैया ये जो चाइना की इन्फ्लुएंस हम पे इतनी है ना, इतने भी वो नहीं है ये चाइनीज लोग, हम भी खुद सब कुछ कर सकते हैं, हम भी केपेबल लोग हैं। और जापानीज लिटरेचर प्रमोट होने लग गया, जो खुद जापान के लिटरेचर थे, पहले वो चाइना को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और क्या इनके दिमाग में आ गया अब जापान के लोगों में कि जापानीज होना में भी एक अलग ही बात है, और जो जापानीज है ना, जापानीज जो कल्चर है, ये सारी चीजें ना चाइना से कांटेक्ट में होने से पहले से ही एग्जिस्ट करता है,
और ये जो आइलैंड्स है, ये हमारी कंट्री जिससे मिलकर बनी है, ये तो भगवान की देन है। और जो हम पे रूल करते हैं वो तो सन गॉडेस के अंदर रूलर्स बन के आए हैं, एक तो भगवान की तरह है वो भी हमारे लिए। तो ये इनके दिमाग में आ गया कि हम भी भाई किसी से कम नहीं है। इकोनॉमिकली भी ये सारे चेंजेस आए। देखो लिटरेचर प्रमोट हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, स्टॉक मार्केट ये वो, सिल्क इंडस्ट्री हो रही है। और जापान को बहुत ज़्यादा रिच कंसिडर किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जरी गुड्स ये वर्ल्ड से मंगाते थे, जैसे कि सिल्क मंगाते थे चाइना से, टेक्सटाइल और कपड़े मंगाते थे इंडिया से। तो एक लग्जरी आइटम्स यूज़ कर रहे थे एक तरीके से। जापान ने ये गुड्स जो खरीदते थे, ये इम्पोर्ट करते थे, इसको पैसों के बदले नहीं, इसके बदले देते थे गोल्ड। बताओ इतनी रिच कंट्री मानेंगे इनको सर। लेकिन ना ये एक तरीके से ना एक डिस्टर्बेंस ही क्रिएट हो गई इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि गुड्स के बदले में गोल्ड दे रहे हैं। इस एक पर्टिकुलर चीज़ ने थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर ली। और जो टोकुगावा थी फैमिली के मेंबर जो कि शोगुन्स बने हुए थे, उन्होंने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी किस पे? एक्सपोर्ट पे, कि जो मेटल्स आप ये दे रहे हो ना, यहाँ से निकाल रहे हो अपनी कंट्री से, एक तरीके से अपनी कंट्री का ही नुकसान कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी मेटल्स के एक्सपोर्ट पे। ये उन्होंने अच्छा काम करा। दे आर ऑल्सो टेकन स्टेप्स, और उन्होंने क्या स्टेप्स लिए कि सिल्क इंडस्ट्री यहीं पे लगाओ भाई, क्यों हम बाहर से मंगाए। देख रहे हो जब भी तो एकदम से ये ग्रो इतनी हुई है कंट्री जापान और चाइना, दिमाग से सही टाइम पर सही स्टेप्स ले लिए। तो सिल्क इंडस्ट्री इन्होंने लगाई निशिनजिन जगह पे, जो कि बेस्ट इन वर्ल्ड कंसिडर की जाने लग गई उस टाइम पे, कि यहाँ पे सिल्क भाई बेस्ट है, निशिनजिन का है अगर तो जो कि निशिनजिन जगह कहाँ पे थी? क्योटो में। किस लिए किया? ताकि इंपोर्ट जो हम लोगों से मंगा रहे हैं बाहर से वो कम हो जाए, हम खुद ही का बिल्ड करें। जो अब हम कर रहे हैं ना मेड इन इंडिया चीज़ें प्रमोट, वो ये जापानीज ने पहले कर लिया है ये वाला चीज़ को फॉलो उस टाइम पे। हमारी भी अलग ही भाई एक स्टोरी है। इंडिया इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कंट्री फॉर मी। इट शोज दैट इकोनॉमी डेवलप्ड इन न्यू वेज। अब ये सारे स्टेप्स की वजह से इन्हें नई वेज मिली कि कैसे कैसे इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, किस किस लेवल पे हम डेवलप कर सकते हैं। अब मोर देन 200 ईयर्स जापान वाज क्लोज। अब इस पूरे प्रोसेस में पता है जब ये सारी चीज़ें आ रही है हो रही है, इन सब प्रोसेस के टाइम पर ना जापान आइसोलेटेड है, बाहर की चीज़ों से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लोज्ड है फॉरेनर्स के लिए, ना कोई फॉरेनर्स आ रहे हैं, ना कोई इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट है बाहर की कंट्री से। 200 सालों तक ऐसे चला देखो। और जो टोकुगावास थे वो सेंट्रलाइज्ड जो थे, उन्होंने फ्यूडलिज्म ही चलता था, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड फ्यूडलिज्म कर दिया एकदम, कि भाई अगर फ्यूडल सिस्टम हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं जो फ्रांस में पहले के टाइम पे होता था, तो वो एकदम सेंट्रल लेवल पे हो, सेंट्रलाइज कर दिया एकदम, जो सारे में एक होता है ना बेसिक, वैसा कर दिया। और डिसकंटेंट इसकी वजह से ना इनमें ग्रू करने लग गया, आपस में लड़ाई भिड़ाई हो गई। क्यों हुई? क्योंकि दाइमो एंड लेसर समुराई सफर्ड फाइनेंशियल हार्डशिप। जो दाइमोस थे और जो समुराई में थोड़े नीचे लेवल पे आ जाते हैं उसके अंदर भी उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लग गई। तो एक तरीके से ना लड़ाई भिड़ाई वाली सिचुएशन, डिसकंटेंट, निराशा सी हो गई इनके अंदर, लोगों में करप्शन होने लग गई इस वजह से हैं। कुछ कुछ देखो अच्छी चीज़ें हो रही है तो कुछ कुछ नुकसान भी हुए हैं यहाँ पे। थ्रू आउट जापानीज हिस्ट्री जापान स्टेट, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इस पूरी हिस्ट्री जो हम जापान की पढ़ रहे हैं इसमें जापान आइसोलेटेड था, 200 साल कम नहीं होते। इंटरनल डिसकंटेंट, आपस में डिसकंटेंट भी हो रहा है, निराशा हो रही है, देखो मैंने बताई दिया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है। और जब ये सब चीज़ें हो रही है ना तो डिमांड बढ़ रही है और ज़्यादा ट्रेड की। और अब यहाँ पे ये लोग सोच रहे हैं अब ना भाई आइसोलेशन हमें खत्म करनी चाहिए, ये तो हमारे को नुकसान दे रही है, आपस में लड़ाई बिड़ाई हो रही है, अब हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, तो अब ट्रेड एक्सपेंड करना पड़ेगा, बाहर की कंट्रीज से ट्रेड करना पड़ेगा। अब वो ट्रेड कब हो? जब दूसरी कंट्रीज से रिलेशन अच्छे होंगे डिप्लोमेटिकली, तभी तो वो चीज़ें हो पाएंगी ना ट्रेड दो कंट्रीज में। तो अब उसके लिए तो अपनी इकोनॉमी को, कंट्री को ओपन करना पड़ेगा, लेकिन ये तो आइसोलेशन में जी रहे हैं। अब ये चीज़ें ना लोगों के मन में ख्याल आने लगे। तो 1853 में क्या होता है, यूएस से ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी भेजती है कमांडर मैथ्यू पेरी के अंडर जापान में। किस लिए? टू डिमांड दैट गवर्नमेंट साइन अ ट्रीटी। अब इन लोगों ने ही भेज दिया जापान में एक बंदा नेवी के साथ, क्यों? कि हम अपना एक ट्रीटी साइन करते हैं ताकि आप हमें अलाउ कर दो, हम आपके साथ ट्रेड कर सकते हैं, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड करते हैं। देखो भाई अब ये यूएसए ने ऐसा क्यों किया भाई, ये तो जानना जरूरी है ना। इसमें क्या फायदा यूएसए का जो जापान का फायदा करा रहा है। अब इसको यूएसए को अपना फायदा क्या दिखा कि जापान ने ना एक रूट बनाया है कहाँ पे, चाइना तक पहुंचने का, जो यूएसए को एक बहुत ज़्यादा मेजर मार्केट नज़र आती है चाइना। और वो कहाँ से, उसका रूट किसने बिल्ड करा है? जापान ने।
तो यूएसए ने चालाकी कहाँ दिखाई कि जापान से ही अपनी दोस्ती बढ़ाओ ताकि वो हम भी इनके थ्रू कहाँ पहुँच पाए, चाइना में, जो कि चाइना उनके लिए एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो बहुत बड़ा मार्केट है। तो इन्होंने और क्या करा, इस्टेब्लिश कोयलिंग स्टेशन, मोर ट्रेडिंग पार्टनर एंड हार्बर और असाइलम फॉर शिप ट्रैक सेलर। और इन्होंने जापान के पास क्यों गए ये कि भाई अब हमें अगर चाइना में जाना है, पहले शिप्स के थ्रू ही जाते थे, तो अब हमें भाई कोल भरने के लिए बीच में जगह भी चाहिए, कहाँ पे हम भरे, तो एक कंट्री तो होनी चाहिए ना भाई। तो जापान को वो कंट्री बना लेते हैं, चलो भाई वहाँ कोल स्टेशन लगा देंगे, अपना ये काम हो गया। और उनकी शिप्स पैसिफिक में जरूरत है भाई रिफ्यूल करने की, पैसिफिक एरिया ये सारा जो ओशन है वहाँ पे। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूएसए ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया जापान की तरफ। देख रहे हो, ट्रीटी ऐसे ही नहीं साइन करी यूएसए ने। एट दैट टाइम देयर वॉज ओनली वन वेस्टर्न कंट्री दैट ट्रेडेड विद जापान। लेकिन उस टाइम पे ना बस एक ही वेस्टर्न कंट्री थी जो जापान से ट्रेड करती थी, वो थी होलैंड, जो कि डच वगैरह हम पढ़ते हैं ना, नीदरलैंड, होलैंड, उसका वही कंट्री ट्रेड करती थी। लेकिन अब यूएस से भी आ रही है लाइन में अपने फायदा देखते हुए। चाइना टारगेट है क्योंकि उनका अभी तक भी चलती है इनके बीच में कंटेंशन, यूएसए और चाइना के बीच में। और देख रहे हो हिस्टोरिकली कहाँ से कनेक्शन है। अब जो मैथ्यू पेरी इन्होंने भेजा यूएस नेवी लेके जो आया, वो अपनी बहुत सारी शिप्स लेके आया टोक्यो में 1853 में। और उसने डिमांड करी, जो आपको पता है कि जापान जी अब आप अपने पोर्ट्स खोल दो, हमें एंट्री का मौका दो भाई, अब बहुत हो गई तुम्हारी आइसोलेशन, थोड़ा सा हमें भी जगह दे दो। शोगुन्स ने क्या किया, ये बात सुनी। शोगुन्स ने भी भाई जापान में ब्रिटिश की विक्ट्री के बारे में पता कि भाई ओपियम वार हुई है, वहाँ पे ब्रिटिशर जीत गए हैं और अब वो हमारे पे भी आ सकते हैं जापान के पास, कभी हम पे भी राज कर ले। इन्हें इस बात का भी डर लगा रहता है जापानीज को, तो इन्हें भी भाई किसी का सपोर्ट कहीं ना कहीं तो चाहिए ही चाहिए। 1853 में मैथ्यू पेरी जी आ ही गए थे भाई। और शोगुन्स ने फिर क्या करा, ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, अपने डर वर ध्यान में रखते हुए ओपन कर दिए 2 पोर्ट्स और ट्रेडिंग राइट्स दे दिए यूएसए को और यूरोप को। सब अपना अपना फायदा देख के काम करते हैं भाई। और पेरी का अराइवल, उस पर भी जापानीज पॉलिटिक्स पे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या फर्क पड़ा, जो एम्परर अपनी पावर खो चुका था वो वापस से पावर में आ गया, एक इम्पॉर्टेंट फिगर बन गई। और टोक्यो एक नई ईस्ट कैपिटल नाम हो गया, ईस्टर्न कैपिटल 1867 में। पहले एडो नाम था ना, अब न्यू ईस्टर्न कैपिटल बन गई, नाम हो चुका है जी टोक्यो। अब यहाँ पे एम्परर कौन है, मुत्सुहितो, जो एम्परर वाली जो एक पोजीशन है उसको वापस उस पावरफुल उतना बना दिया है। और नेम क्या हो गया इस एम्परर के अंदर, जो टाइम स्टार्ट हुआ मीजी, तो मीजी रिस्टोरेशन हो गई एक तरीके से। जो एम्परर अपनी पावर खो चुका था वो वापस आ गई, तो मेजी की नाम इसने अपने अंदर अपना नाम बना लिया मेजी, इस एम्परर ने। तो इसको क्या बोले जाने लगा, मेजी रिस्टोरेशन, पावर रिस्टोर हो गई। अब एम्परर मेजी की ही रीन चलेगी, उसी का राज चलेगा, विच लास्टेड फ्रॉम, कब से कब तक ये लास्ट किया मेजी एरा, 1868 से लेके 1912 तक, ड्यूरिंग विच जापान लर्न अबाउट द वेस्ट एंड मॉडर्नाइज। और इस टाइम पीरियड के अंदर जापान ने वेस्ट के बारे में और चीज़ें जानी, नई नई टेक्निक्स सीखी और इसके थ्रू वो मॉडर्नाइज्ड हुई कंट्री। और सोशो इकोनॉमिक लेवल पे चीज़ें थोड़ी, जब भी चेंजेस आते हैं ना तो सोसाइटी में अनरेस्ट रहता है, उथल पुथल गलत भी जा सकता है, वॉर्स वाली सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, इंटरनल डिसकंटेंट, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डीपली होने लग गई जापान में। और 1867 में शोगुन जो था, जो पोजीशन थी, वो रिवोल्ट पे आ गई कि चलो भाई अब हम दंगे करेंगे, क्योंकि भैया इनको तो दिक्कत होगी जब एम्परर के पास असली पावर में आ जाएंगे। पहले तो इनकी चलती थी। अब 15 ईयर ओल्ड एम्परर मुत्सुहितो, जो कि बस 15 साल का राजा था, वो असली पावर में आ गया। नाम उसने रख लिया है मेजी अपना। और उस एम्परर की जो कैपिटल है वो क्योटो से एडो बना ली है उसने, ठीक है। पहले क्योटो कैपिटल हुआ करती थी, अब उसने बना ली एडो, नाम रख दिया उसका टोक्यो। और इसकी लंबे टाइम तक राज चला, इसकी रीन चली, जिसको बोले जाने लगा मीजी रिस्टोरेशन, क्योंकि इसने मीजी नाम रख लिया था ना अपना राजा ने, 15 साल के लड़के ने। और इसके टाइम को क्या बोले जाने लगा, मीजी रिस्टोरेशन। एक तरीके से पहले जो पावर खो गई थी एम्परर की वो रिस्टोर हुई है, इसलिए रिस्टोरेशन ये नाम पड़ा। और ये कब से कब तक था, 1868 से इसका चला 1912 तक। अब इसके टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस है वो भी और डीपली हम पढ़ लेते हैं। देखो, एक तो इन्हें ये डर था कि भैया चाइना जो है ब्रिटिशर से हार चुकी है, हमें तो वैसे ही डर है। इनको डर था कि कहीं जापान भी उनका अगला टारगेट ना हो जाए। उन्होंने ये रियलाइज कर लिया था भैया अब हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो ये मेजी ने भाई ध्यान में रखा, एम्परर ने समझदार था
और इसके लिए इनको क्या जरूरत है कि आपस में ना एक नेशनलिज्म की राष्ट्रवादिता बढ़ानी पड़ेगी, राष्ट्रवाद फैलना चाहिए लोगों में, नई नेशन के लिए लड़ मर जाने की फीलिंग, ताकि आपस में स्ट्रांग रहे। दूसरी कंट्री जब भी आके फायदा उठा पाती है ना, आपको कॉलोनी बना पाती है, जब आपके अंदर एक वो ही नहीं होती यूनिटी। लेकिन इन्होंने क्या करा भाई, नेशनलिज्म का बढ़ावा करा अपनी कंट्री में, समझदारी करी। देख लो यहाँ क्या होता है, अलग अलग धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो दूसरे बाहर के लोग आके फिर फायदा उठाते ही उठाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा, नेशनलिज्म बढ़ाया, मौका ही मत दो भाई दूसरों को। न्यू गवर्नमेंट ने और क्या ट्राई करा कि एम्परर सिस्टम है वो बनाओ, किंग बनाओ, ब्यूरोक्रेसी बनाओ, एक जैसे होता है पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मिलिट्री बढ़ाओ, ऐसे ये सब बंद करो। दायमो वायमो ये क्या है, ये अपना ही चल रहा है अलग। अब तो चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी भाई नई सिचुएशंस को टैकल करने के लिए। एम्परर को भी ट्रीट किया जाने लगा ऐसे कि ये तो भाई भगवान, सन गॉडेस के पहले जो सूरज थे भगवान देवता, उसी के वो है ये, उसी की मतलब खानदान से है, उसी के डिसेंडेंट्स हैं। पहले वो भगवान के ही वो है ये लोग, तो यही राज कर रहे हैं, इसीलिए उनको इस लेवल का दर्जा दिया जाने लगा। और इस तरीके से वेस्टर्नाइजेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लगी, क्योंकि वेस्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख रहे थे कि वो लोग कैसे करते हैं चीज़ें, क्या टेक्निक्स फॉलो करते हैं। और जो यहाँ पे जो रूलर था उसका जो बर्थडे आता था उसको एक नेशनल हॉलीडे मान लिया गया, कि मतलब एक अलग ही लेवल की सीक्रेटनेस हर चीज़ में दिखा रहे थे ये लोग। और वेस्टर्न स्टाइल को भी फॉलो कर रहे थे, जैसे मिलिट्री यूनिफॉर्म्स भी ऐसी स्टाइल की आ गई यहाँ पे, वेस्टर्न वाली स्टाइल की। अपना ट्रेडिशनल वाला ये भूल गए नई नई चीज़ों में, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो रही है ना भाई, नई चेंजेस होंगे ही होंगे हर लेवल पे। और इस मेजी रिस्टोरेशन में एक गोल था, एक मोटो था इनका, कि आ रिच कंट्री आ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होनी चाहिए। मतलब कंट्री रिच तभी है जब उसकी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, और ये अगर दोनों चीज़ें हैं तो भाई एक कंट्री सक्सेसफुल है। तो इन्होंने ये स्लोगन बना लिया, जिसका नाम इन्होंने स्लोगन क्या बनाया, जापानीज भाषा में अगर हम बोले तो फुकोकू क्योहोई मतलब एक रिच कंट्री और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। ठीक है, टू रीच दिस गोल, ये इनका हो गया मोटो कि ये हमें अचीव करना है। इसके लिए इन्होंने लीडर्स जो थे एम्परर मेजी के अंदर, इन्हों को क्या बोला कि भैया आप वेस्टर्न तरीके सीखो, क्योंकि वो भी वेस्टर्न इतनी मॉडर्नाइज्ड कंट्रीज हैं वेस्ट में, वो क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, आप वो तरीके पढ़ो और जो कि आप यहाँ अप्लाई करो अपने हिसाब से। ठीक है, तो जापानीज गवर्नमेंट के मेंबर थे, वो ओवरसीज ट्रैवल भी किया उन्होंने ये सब चीज़ें डीपली जानने के लिए 1871 में, ताकि नई नई इकोनॉमिकली चीज़ें सीखे, टेक्नोलॉजी सीखे, फिर आके अपनी कंट्री में हम अप्लाई करें। और क्या क्या मेजी रिफॉर्म्स लाए, क्या रिफॉर्म्स लाए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम पहले यूज़ होता था वो चेंजेस किए उसमें, कि कैसे कैसे किस किस के पास कैसी लैंड्स होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। और वेस्टर्नाइज किया स्कूल सिस्टम को भी, पहले जो ट्रेडिशनल चीज़ें फॉलो करते थे अब उसको वेस्टर्नाइज करा, वेस्टर्न बेसिस पे चीज़ें करने लगे। और जो फ्यूडल सिस्टम चलता था इनका वो ख़त्म कर दिया, और जो अब रैशनल चीज़ें होने लग गई, साइंटिफिकली चीज़ें ज़्यादा देखने लग गए। ये बोल रहे थे ना मैं अभी, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, ये सब चीज़ों पे ध्यान देने लग गए। बैंकिंग सिस्टम आ गया मॉडर्न, और कॉन्स्टिट्यूशन लिख के आ गया भैया, जो कि जर्मन से इन्होंने सीखा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट। और ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम्स की बात होने लग गई कि भाई रिलीजियस फ्रीडम भी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट है। और एम्परर को भी वर्शिप किया जाने लगा, एक तरीके से उसकी पूजा की जाने लगी। एक मॉडर्न नेवी बनाई, जैसे ये कहाँ से सीखी, ब्रिटिश से, क्योंकि इसी को बलबूते पे तो ब्रिटिश दूसरों को कॉलोनी बना रहा था, तो ये चीज़ इन्होंने सीख ली वहाँ से। तो मेजी भी एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ, मेजी एरा, मेजी टाइम पे ये जगह कंट्री ट्रांसफॉर्म हो गई। इसके रिफॉर्म्स इतने लाए, ये फ्यूडल ऑर्डर खत्म कर दिया, ओल्ड जापान एक तरीके से खत्म ही हो गया, नई इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन गई। और एक डाइट इन्होंने फॉर्म किया जिसे बोलते हैं लेजिस्लेचर, जैसे अपना पार्लियामेंट वगैरह होता है ना, लोकसभा राज्यसभा, तो उन्होंने डाइट फॉर्म किया सुपरवाइज करने के लिए, किसको, फाइनेंस को देखने के लिए, एजुकेशन को देखने के लिए, और मिलिट्री को, क्योंकि पहले तो ये सब होता नहीं था, ये समुराय दायमो ये वाला सिस्टम फॉलो कर रहे थे। अब आ गया है डाइट जो इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा, एस्पेक्ट्स पे। दे मेड द इकोनॉमी को प्रायोरिटी माने जाने लग गया, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, इन सब चीज़ों पे ध्यान आने लग गया बहुत ज़्यादा। वेल्दी बिजनेस फैमिलीज बन गई, जिनको क्या बोलना जाने लगा, दाएबात्सु। ठीक है, एजुकेशन लेवल पे भी रिफॉर्म्स आए, जैसे कि यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम आ गया कि सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, कंपलसरी है पढ़ना बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, जो कि 1870s में ये सिस्टम इन्होंने अप्लाई किया। करिकुलम आया जो किस पे बेस्ड था, वेस्टर्न आइडियाज़ पे, ट्रेडिशनल चीज़ों पे नहीं, वेस्टर्न चीज़ों पे जो वेस्टर्न लोग फॉलो कर रहे हैं। और ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा
जापान की हिस्ट्री को ही पढ़ने में, कि हम अपनी पिछली हिस्ट्री से भी चीज़ें सीखे जाने, जो कि ज़रूरी है आगे के लिए हमारे। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कंट्रोल किया इन सब चीज़ों को, देख रहे हो, हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री बन रही है। और ट्रेनिंग मिली टीचर्स को ताकि अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। मोरल कल्चर जो है वो सिखाया जाने लगा कि सही क्या है गलत क्या है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, लॉयल रहो नेशन के लिए, अच्छे सिटीजन बनो, तभी तो भाई किसी से जीत पाएंगे हम। ये सब चीज़ें सीख रहे थे वो लोग। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी रिफॉर्म लाए। मेजी गवर्नमेंट ने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बिल्ड किया, जो पहले ओल्ड विलेज सिस्टम, डोमेन बाउंड्रीज जो थी ना, डायमो के अंदर अलग अलग डोमेन्स आ रहे थे, एक अलग अलग डायमोस के अंदर, वो वाला सिस्टम चेंज कर दिया। ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आ गई, अब पहले थे डोमेन्स, अब आ गई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। और हर किसी के पास सफिशिएंट रेवेन्यू मेंटेन रहे, इस तरीके से काम होता था। लोकल स्कूल हो गए, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई। और जब भी किसी को आर्मी में रिक्रूट करते थे एक उसका प्रॉपर तरीका था, ठीक है। यंग मैन ओवर 20 हैड टू अंडरगो अ पीरियड ऑफ, हर एक मैन जो 20 साल से ऊपर है, यंग है, उसको मिलिट्री ट्रेनिंग पक्का करनी ही पड़ेगी एक टाइम तक, तो ये भी एक कंपलसरी कर दिया। और मॉडर्न मिलिट्री फोर्स इस तरीके से डेवलप उन्होंने कर ली कि हर किसी के पास पावर्स है, लड़ने की ट्रेनिंग इनको मिल चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स आए, गवर्नमेंट ने एक लीगल सिस्टम वो किया, सेटअप किया, पॉलिटिकल ग्रुप्स बने, मीटिंग्स वगैरह होने लग गई, सेंसरशिप आ गई है कि जो चीज़ सरकार को गलत लग रही है वो काट देते थे न्यूज़ में से, ये सब चीज़ें। और ये मेजर्स जब इतने चेंजेस आ रहे तो कोई ना कोई भाई देखो अपोज भी करेगा ही करेगा। टेंशन्स बढ़ गई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसमें, ठीक है, कि कोई डेमोक्रेसी फॉलो करना चाहता है, कोई कुछ उसके अलग बोल रहा है। मॉडर्न आर्मी जो थी उसको, उस पर भी बहुत सारी चीज़ों का ना मतलब फ़र्क पड़ा। देखो चेंजेस हर किसी को पसंद नहीं आते ना, कोई लोग ट्रेडिशनल चीज़ें ही पसंद करते हैं, लेकिन हर किसी को भाई चीज़ें पसंद नहीं आती है। आर्मी जो थी वो चाहती थी कि भाई अब हम ज़्यादा टेरिटरी को कॉन्कर कर ले, जीत लें, तो ना इन सब चेंजेस में, ऑपोजिशन में, इस सब चीज़ों की वजह से ना, पता है, आर्मी ने ये सोचा कि हम अब तो भाई स्ट्रांग हो गए, अब हम जीत सकते हैं और भी चीज़ें जापान के अंडर टेरिटरी ला सकते हैं। तो इन्होंने वॉर स्टार्ट कर दी, किसके साथ? चाइना और रशिया के साथ। मैंने आपको बताया था ना अभी शॉर्ट में जब हम बात कर रहे थे कि चाइना को भी हरा दिया और रशिया को भी हरा दिया, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई है जिसको हम पढ़ रहे हैं कि दोनों वॉर जो इन्होंने स्टार्ट करी वो जीत लिया जापान ने। क्योंकि भाई देखो इतने अच्छे लेवल पे ये ग्रो कर रहे हैं, आपस में इनकी एकता है, यूनिटी है, काम तरीके से करें तो जीतेंगे ही जीतेंगे। जापान ने फिर इकोनॉमिकली डेवलप किया खुद को और एक कॉलोनियल पावर ये भी बन गई, जैसे वेस्ट में ब्रिटिशर्स बने थे और दूसरों पर राज करे थे, जापान ने भी किया। लेकिन पता है ना बाद में क्या हुआ, अमेरिका से हार गए। लेकिन अभी हम उससे पहले की डीप में बात कर रहे हैं। अब ये इनको इतना अच्छा ये कंट्री ग्रो कर रही है, इनकी इकोनॉमी भी मॉडर्नाइज हो चुकी है। कैसे मॉडर्नाइज हुई, किस चीज़ों का योगदान था भाई इसको मॉडर्नाइज करने में? इन्होंने पता है फंड रेज किए एग्रीकल्चर टैक्सेस के थ्रू, लगा के एग्रीकल्चर टैक्सेस। और फर्स्ट रेलवे लाइन जो जापान में बनी वो कहाँ से कहाँ तक थी? टोक्यो से लेके योकोहामा तक, जो कि कब बनी? 1870 से 1872 के बीच में। और मशीन जो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिसकी ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि इन्होंने ये भी इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करी, क्योंकि ये तो चाहते नहीं थे बाहर से हम कुछ इंपोर्ट करें, तो मशीन्स की ज़रूरत थी। वो मशीन्स कहाँ से इंपोर्ट करी इन्होंने? यूरोप से। और जो फॉरेन टेक्नीशियंस आए उसके लिए, जो ट्रेन में जिन्होंने काम किया बनाने में, वर्कर्स वगैरह, वो आए फॉरेन से। और यूनिवर्सिटी स्कूल्स में भी टीचिंग हुई उनके थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो एक तरीके से ना आइसोलेशन तो ख़त्म ही हो रही है। देखो उससे भी इनको फ़ायदा हो रहा है, एक बड़ी इकोनॉमी ये बन चुकी है। गवर्नमेंट ने हेल्प किया कंपनीज को, जैसे कि और ग्रो करने में। मित्सुबिशी कंपनी हो गई, सुमितोमो वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस कंपनीज है, इनको हेल्प किया, सब्सिडीज प्रोवाइड कराई, टैक्स बेनिफिट्स दिए इनको, ताकि और ज़्यादा इनको वो मिले मोटिवेशन और ज़्यादा सपोर्ट मिले आगे ग्रो करने का। शिप बिल्डर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए, क्योंकि नेवी, अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग करनी थी। और जापानीज ट्रेड बढ़ाया गया, शिप्स बढ़ी, तो ट्रेड भी उसके थ्रू इनका इंक्रीज हुआ। जायबात्सु जो थी लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको कंट्रोल किया जाने लगा बाय इंडिविजुअल फैमिलीज, उनको कंट्रोल करने दे डोमिनेटेड द जापानीज इकोनॉमी टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ना। पता है जायबित्सु जो लार्ज बिजनेस फैमिलीज, मैंने बताया था ना तुम्हें अभी स्टार्टिंग में, जायबित्सु ने बोलते थे, इनका ना डोमिनेशन था जापानीज इकोनॉमी में सेकंड वर्ल्ड वॉर तक।
और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई। जापान में 35 मिलियन थी 1872 में, और ये 55 मिलियन हो गई कब तक, 1920 तक। कितनी इंक्रीज हो गई देखो। और ये पॉपुलेशन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि चलो भाई यहाँ से निकलो, माइग्रेशन को इनकरेज करा। अपना फायदा देख रही है कंट्री भाई। सोशल चेंजेस क्या क्या हुआ, यही एक सोशल चेंज भी हो गया कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। नॉर्थन आइलैंड्स में सबसे पहले गए लोग होकाइडो में, उस जगह से जाके। और लार्जली जो ऑटोनॉमस एरिया थे वहाँ पे इंडिजीनियस पीपल रहते थे। कौन, एन्यू, ये नाम पता नहीं क्या प्रोनाउंस करना है इसको, आइनू लोग थे जो माइनॉरिटी ग्रुप था वो वहाँ पर रहता था, ठीक है। और हवाई और ब्राज़ील उस टाइम पर एक कॉलोनियल एम्पायर जो था जापान का, वो क्या बात है ये, देन टू हवाई एंड ब्राज़ील। हाँ, जापान का कंट्रोल इन जगहों पे भी होने लग गया, हवाई और ब्राज़ील पर। और इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई, लोग टाउन्स में शिफ्ट होने लग गए इसी वजह से। और 1925 में 21% ऑफ पॉपुलेशन सिटीज़ में रहने लगी, क्योंकि उनका काम ही वैसे उस जगह पे लग गया तो वो लोग वहीं रहने लग गए, क्योंकि टाउन्स वगैरह में तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती थी। और 1935 में ये फिगर कितनी हो गई, 32%। मतलब पहले जो 21% पॉपुलेशन रह रही थी सिटीज़ में, अब 32% रह रही है। तो मतलब सिटीज़ भी फिर ग्रो करने लग गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसी तरीके से काम हो रहा है, इंडस्ट्रीज वही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी तो सिटीज़ भी बढ़ेगी, मॉडर्निटी होएगी। और इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे पहले उनकी अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट की, द नंबर ऑफ पीपल इन मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी लोग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे 7 लाख थे। मान लो अगर 1870 में, तो 40 लाख हो गए 1913 तक। मोस्ट ऑफ देम वर्किंग इन यूनिट्स एम्प्लॉइंग लेस देन 5 पीपल, नाइदर मशीनरी नॉर इलेक्ट्रिक पावर। मतलब ज़्यादातर ये लोग यूनिट्स में काम कर रहे थे जहाँ पे 5 से भी कम एम्प्लॉयज होते थे हैं, और ना मशीनरी फिर उतनी ज़्यादा ही यूज़ करते थे, ना ही इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। और हाफ ऑफ दोज एम्प्लॉयड इन मॉडर्न फैक्ट्रीज, और ज़्यादातर आधी से ज़्यादा, जो आधी से ज़्यादा तो अगर नहीं भी मानोगे तो आधी तो कम से कम वुमेन्स थी जो मॉडर्न फैक्ट्रीज में काम कर रही थी। ये देखो कितना अच्छा सोशल चेंज है ना, वुमेन्स भी काम कर रही हैं। इट वॉज वुमेन हु ऑर्गेनाइज फर्स्ट मॉडर्न स्ट्राइक, जो हड़ताल होती है ना, पहली मॉडर्न स्ट्राइक जो हुई जापान में, वो 1866 में किसने की, वुमेन्स ने करी। 1900 में जो मेन थे उन्होंने अपनी वो क्या कहते हैं नंबर्स इंक्रीज किए, क्योंकि पहले तो ज़्यादातर वुमेन्स थी इंडस्ट्रीज में, अब मेन ने अपना नंबर बढ़ा लिया। कब, 1930 में आके मेन वुमन से ज़्यादा हो गए। साइज ऑफ फैक्ट्रीज बढ़ गई, फिर जहाँ 5 वर्कर्स होते थे पहले, अब वहाँ पे 100 वर्कर्स हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा हो गए हैं। पहले बस 5-5 वर्कर्स का काम होता था हर फैक्ट्री में, अब टाइम के साथ देखो वो भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही थी। और रैपिड और अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री लेड टू इन्वायरमेंटल, लेकिन देखो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी नुकसान ही है ना। देखो कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ता है। तो ये इन्वायरमेंट लेवल पे अगर हम देखें तो नुकसान हो रहा था, डिस्ट्रक्शन हो रही थी, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, ठीक है। पॉल्यूशन वगैरह होता है ना इंडस्ट्रीज में, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वो तो एक ही बात हो गई। और अपना वाटर पोल्यूशन, ये सब चीज़ें हो रही थी, तो इफेक्ट पड़ रहा था इन्वायरमेंट पे। तनाका शोजो इलेक्टेड टू द फर्स्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लॉन्च फर्स्ट एगिटेशन अगेंस्ट। अब देखो मैंने पोल्यूशन की बात करी, तो ये बंदा जो लेजिस्लेचर में इलेक्ट किया गया फर्स्ट हाउस में, तनाका शोजो, इसने इसके खिलाफ एक वो एक्शन लिया कि भाई ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। 1897 में इसने ये किया इसके अगेंस्ट। और 800 विलेजर्स मास प्रोटेस्ट करने लग गए फिर, जिसने गवर्नमेंट को बोला कि भाई एक्शन। तो मतलब अब इन्हें दिख रहा है फर्क पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, तो उसके खिलाफ भी लोग आवाज़ें उठाने लग गए। अब एग्रेसिव नेशनलिज्म तो देखो वहाँ पे चल ही रहा था, नेशनलिज्म की भावना लोगों में बढ़ाएं। अब एग्रेसिव नेशनलिज्म मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे एग्रेसिव नेशनलिज्म बढ़ने लग गया। मीजी कंस्ट्रक्शन हैड क्रिएटेड पार्लियामेंट बना था, राइट, ये तो मैंने आपको बताया था, लेकिन उसके पास लिमिटेड पावर थी। दोज लीडर्स हु रिस्टोर्ड मीजी गवर्नमेंट कंट्रोल पावर, जिनने भी मीजी गवर्नमेंट लाई, जो लीडर्स थे उस टाइम पे उन्हीं के पास पावर्स थी। फिर दे फाउंडेड, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाए, मिनिस्ट्रीज बनाई, जो कि मैं पढ़ी चुकी है, सेम चीज़ें रिपीट करी हूँ, लेकिन डीपली आपको पता होनी चाहिए, इसलिए बार बार ये
जरूरी है आपके लिए जानना। एम्परर जो थे वो कमांडर थे आर्मी के भी, और इंटरप्रेट द आर्मी एंड द नेवी हैड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। और एक तरीके से आर्मी अलग हो गई, नेवी अलग हो गई, सबकी अपनी अलग अलग लेवल पे अथॉरिटीज है, आपस में क्लैशेस नहीं थे। इन 1899 प्राइम मिनिस्टर ने 1899 में ऑर्डर किया कि ओनली मिलिट्री जर्नल्स एंड एडमायरल्स कुड बिकम मिनिस्टर। इन्होंने क्या ऑर्डर दे दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि भैया जो मिलिट्री में जर्नल है और एडमिरल्स है बस वही मिनिस्टर्स बन सकते हैं। और इसकी वजह से आर्मी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने लग गई। और आर्मी जो थी, आर्मी वॉज रिलेटेड विद द फियर दैट जापान वॉज एट द मर्सी ऑफ। लेकिन ना आर्मी को एक तरीके से ना ये डर लगता था कि भैया हम तो वेस्टर्न पावर्स की मर्सी पे काम कर रहे हैं, मतलब उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो जो कहेंगे उसी हिसाब से हमें अपनी चीज़ें भी चेंज करनी पड़ेगी, उन्हीं का ज़्यादा बोलबाला है हमारी कंट्री में है। तो हम जापानीज वगैरह यहाँ पे सब चीज़ें किसके हिसाब से हो रही है, वेस्ट के हिसाब से, वही आइडियाज हम फॉलो कर रहे हैं, वही सब चीज़ें चल रही है। अब वेस्टर्नाइजेशन तो हो ही रही है भैया, ट्रेडिशन तो जा ही रहा है दूर। देयर वर डिफरेंट व्यूज ऑन जापान रिलेशन विद अदर कंट्रीज। अब जापान के रिलेशंस पे भी जो कंट्रीज के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ जापान के रिलेशंस हैं, अलग अलग कंट्रीज ने उसको अलग अलग तरीके से देखा अपने नज़रिए से कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो लोग थे जैसे कि फुकाजावा युकीशी, ये वाले मिस्टर जी, इनका क्या मानना था कि भाई जापान मस्ट एक्सपेल एशिया, जापान को एशिया में अपने आप को एक्सटेंड करना है, अपने आप को उठाना है, एक इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाना है खुद को, और अपनी टेरिटरी भी इंक्रीज करनी है, ग्रो करना है, मतलब बाय दिस। लेकिन इसका ये कहने का मतलब ये था कि जापान मस्ट शेड इट्स एशियनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिकम पार्ट ऑफ द वेस्ट, मतलब अपने एशिया वाले कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा दिखाने चाहिए और वेस्ट का पार्ट बन जाना चाहिए। ठीक है, एशिया वाले जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है वो भी दिखाए। नेक्स्ट जनरेशन क्वेश्चन दिस एक्सेप्टेंस ऑफ वेस्टर्न आइडिया, और जो दूसरी नेक्स्ट जनरेशन आई उसने एक्सेप्ट किया वेस्ट आइडियाज को। कोई कह रहा है कि भैया एशिया वाले आइडियाज भी फॉलो करो, कोई कह रहा है वेस्टर्न आइडियाज भी अच्छे हैं। किसी ने कहा कि भाई नेशनल प्राइड बी बिल्ड ऑन इंडिजीनियस वैल्यूज, कि भाई नेशनलिज्म की जब आप बात कर रहे हो तो यहीं की वैल्यूज फॉलो करो, वेस्ट की वैल्यूज क्यों फॉलो कर रहे हो। जैसे कि फिलोसोफर मियाके सेत्सुरी, इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि हर एक नेशन को डेवलप करनी चाहिए उसके स्पेशल टैलेंट्स के हिसाब से चीज़ें और इंटरेस्ट उनके जो है, क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग नज़रिए होते हैं चीज़ों को लेके, तो हमें अपने हिसाब से काम करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, और एज अ वर्ल्ड भी जो एक इकोनॉमी के लिए, एक लोगों के लिए बेहतर है, हमें उस हिसाब से काम करना चाहिए अपने हिसाब से जो हमें चीज़ें सही लग रही है। सबका अलग अलग होता है, इन्होंने ये कहा। और यूकी एमोरी, उन्होंने क्या कहा भाई वो भी देख लेते हैं। मैनी इंटेलेक्चुअल्स वर अट्रैक्टेड टू वेस्टर्न लिबरलिज्म। अब वेस्ट में जो फ्रीडम है, लिबरलिज्म चल रहा है, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए एंड वॉन्टेड अ डेमोक्रेटिक जापान रेदर देन अ मिलिट्री वर्ल्ड। अब यहाँ पे मिलिट्री को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जापान में, ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी ज़्यादा हो, ठीक है, लोकतंत्र बढ़े, मिलिट्री को सुप्रीम ना माना जाए, इनके ये विचार थे। और ये क्या थे, यूकी एमोरी लीडर ऑफ पॉपुलर राइट्स मूवमेंट, ये लोगों के राइट्स के लिए मूवमेंट वगैरह करते थे, उसके लीडर थे। इन्होंने डिमांड की कैसी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ये चाहते थे। और उन्होंने बोला कि सॉवरेनिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, एक अपने आप में ही कंट्री सुप्रीम होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए। स्पोक फॉर लिबरल एजुकेशन की बात करी, हर इंडिविजुअल के पास अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बात करी। ठीक है, और इन्होंने बोला कि ना फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर से ज़्यादा। जैसे अभी ऑर्डर्स पे चल रहे हैं, इसने इसको ऑर्डर दिया, उसने उसको ऑर्डर दिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम भी कुछ होती है भाई, अपने लेवल पे भी लोगों को अपने डिसीजन लेने की आज़ादी होनी चाहिए, ये इनके विचार थे। अदर्स एडवोकेटेड, किसी ने इसके लिए भी बोला कि भैया वुमेन्स को भी वोटिंग राइट्स होने चाहिए जो कि पहले नहीं थे। और दिस प्रेशर लेड टू गवर्नमेंट टू अनाउंस अ कॉन्स्टिट्यूशन। और इतना सारी चीज़ें चल रही है ना, इस एक तरीके से गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा और उन्होंने अनाउंस किया कि हम भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और डेली लाइफ में अगर हम देखें तो भाई मॉडर्न सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रही है। पहले कहाँ ट्रेडिशनल सोसाइटी, तो डेली लाइफ भी लोगों की चेंज ही होगी। पहले पेट्रियार्कल फैमिली सिस्टम था,
है। अब न्यूक्लियर फैमिलीज होगी, पहले जहाँ बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिली थी वहाँ छोटी छोटी फैमिलीज होगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह लग रही है, लोग जा रहे हैं कई सिटीज़ में रहने, तो पूरी पूरी खानदान तो जाएगा नहीं, छोटी छोटी फैमिलीज हो गई, दूर न्यूक्लियर हो गए लोग, जॉइंट फैमिली सिस्टम कम होने लग गया, नया कॉन्सेप्ट आ गया फैमिली सिस्टम का, नई उसी हिसाब से डिमांड्स हो गई, डोमेस्टिक गुड्स, हाउस, फैमिली एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें, क्योंकि पहले तो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, एंटरटेनमेंट भी हो ही जाता था आपस में ही, जरूरत नहीं पड़ती थी और एंटरटेनमेंट की चीज़ों को खोजने के लिए, कि जब अब फैमिली में लोग ही कम है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो फैमिली एंटरटेनमेंट भी चीज़ें चेंज हो गई, नई मिडिल क्लास फैमिली एक हो गई स्टार्ट, पहले कॉन्सेप्ट मिडिल क्लास का नहीं होता था, अब हो गया, नए फॉर्म ऑफ ट्रैवल बन गए, एंटरटेनमेंट बन गए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया सिटीज़ में बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैम्स वगैरह आने लग गए, पब्लिक पार्क्स ओपन हो गए 1878 में, टोक्यो के अंदर गिंजा बिकेम अ सेंटर ऑफ फैशनेबल एरिया, जैसे अपने यहाँ पे सीपी वगैरह ना, वहाँ पे बड़ा फैशन दिखाते लोग, या एक पर्टिकुलर ऐसे हॉटस्पॉट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, ऐसे टोक्यो में गिंजा जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, वो एक सेंटर बन गया फैशनेबल एरिया का। और फर्स्ट रेडियो स्टेशन ओपन हुआ 1925 में, मूवीज स्टार्ट हो गई बननी 1899 में, कई कंपनीज ने फिल्म्स बनाई, और ये एक ग्लोबल लेवल पे कभी इकोनॉमिक पावर बनी। बताओ दोबारा से रीमर्ज किया इसने, अब रीमर्ज करने की जरूरत क्या पड़ी भाई, जापान ने अटेम्प्ट किया था कॉलोनियल एम्पायर को बिल्कुल ही हटाने का, एंड करने का, जो ब्रिटिशर्स चल कराते आ रहे थे, लेकिन भाई अमेरिकन फोर्सेस से ये हार गए थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, एक इनको मुकी खानी पड़ी भाई, हार गए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिर गए हिरोशिमा नागासाकी पे, जिसने वॉर को और भी ज़्यादा छोटा कर दिया। यूएस लेड ऑक्यूपेशन, अब यूएस आ गई है जहाँ पे राज चलाने भैया, डीमिलिट्राइज कर दिया उन्होंने यहाँ के लोगों पे, जापानीज के पास जो भी मिलिट्री को इतना पावर दे रखी है, आर्म्स वगैरह सब छीन लिए, डीमिलिट्री की पावर छीन ली बिल्कुल ही, क्योंकि अब वो आ गए ना भाई पावर में, यूएस के अंडर आ गया अब जापान, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, फिर उन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाया, अपने हिसाब से वो चीज़ें करने लग गए, उन्होंने ट्रेड यूनियंस बनाई। अब देखो पहले अभी जापान अपनी अपनी चला रहा था, अब बिल्कुल सिचुएशन एकदम से चेंज हो गई, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनी जापान, लेकिन किसके अंडर, अब यूएस के अंदर, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट वार इलेक्शन वॉर के बाद पहला इलेक्शन हुआ 1946 में, जहाँ पे वुमेन्स ने फर्स्ट टाइम वोट किया। लेकिन अगर हम देखा जाए, अगर जापान पहले अपने लेवल पे ग्रो तो कर रहा था, सब चीज़ें अच्छी कर रहा था, लेकिन अब एक ग्लोबली लेवल पे ये जापान इकोनॉमिक पावर किसकी वजह से बना, यूएस की वजह से। जापान तो हार गया, राज हुआ यूएस का, लेकिन उसमें हारने के बावजूद भी कुछ कुछ फायदा हुआ जापान को, जैसे कि वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिल गए 1946 में पोस्ट वार जब भी इलेक्शन हुए, ठीक है। और ज़्यादा फिर एक नया इनका कॉन्स्टिट्यूशन आया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिफॉर्म्स हो गए, ठीक है। और पोस्ट वॉर के बाद एक क्या मिरेकल हुआ भाई, कि जापान की जो इकोनॉमिक थी वो और भी ज़्यादा ग्रो करी। रीबिल्ड जापानीज इकोनॉमी आफ्टर डिफीट वॉज कॉल्ड अ पोस्ट वॉर मिरेकल, इट्स रूट्स कैन बी सीन इन लॉन्ग हिस्ट्री। अब ये एक तरीके से रीबिल्ड इसलिए जल्दी हो पाई और भी ज़्यादा, क्योंकि हिस्टोरिकली भी इस पे काम चल ही रहा था, ऐसा नहीं है कि पोस्ट वार ही सब कुछ हो गया, लेकिन इसको एक तरीके से पोस्ट वार मिरेकल बोलने जाने लगा, क्योंकि वॉर के बाद और भी ज़्यादा ग्रो हो गई। डिमांड क्रिएटेड बाय कोरियन एंड वियतनामीज वॉर्स ऑल्सो हेल्प द जापानीज। अब भाई कोरियन वॉर्स हुई, वियतनाम से जो वॉर्स हुई, इससे डिमांड क्रिएट हुई, इससे भी फायदा हो गया जापान को। 1964 में ओलंपिक्स हुए टोक्यो में, जो कि आज तक भी हो रहे हैं और कितने फेमस है। इससे ग्लोबल लेवल पे टोक्यो की अलग ही रिस्पेक्ट, अलग ही पहचान आ गई, ठीक है। शिनकानसेन हाई स्पीड रेल नेटवर्क, जो बुलेट ट्रेन आ गई यहाँ पे सबसे पहले जापान में। प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड, लेकिन ना ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह जो हो रही है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा, पॉल्यूशन वगैरह से इन्वायरमेंट पे पड़ा, ये चीज़ें भी चली रही थी साथ साथ। कैडमियम पॉइजनिंग वॉज फॉलोड बाय मर्करी पॉइजनिंग इन मिनामाता इन 1960। मतलब कुछ कुछ डिजास्टर्स हो जाते हैं, जैसे इंडिया में हम भोपाल गैस ट्रेजिडी की बात करते हैं, ऐसी कैडमियम पॉइजनिंग हो गई, मरकरी की पॉइजनिंग हो गई, मिनामाता जगह है वहाँ पे 1960 में। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम बन गई 1970s में। 1960 में विटनेस किया जापान ने कि सिविल सोसाइटी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने लग गई है, पहले नहीं होती थी इतनी। 1980 में गवर्नमेंट जो है, मतलब ये एक तरीके से पॉजिटिव भी चीज़ है और नेगेटिव भी चीज़ है, लेकिन डेवलपमेंट होगी तो चीज़ें होएंगी ही होएंगी भाई। 1980s में गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए ये इन्वायरमेंट इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। आज
today as a developed country it faces the challenges of using its political and technological capabilities to maintain its position। आज के टाइम में ये डेवलपर कंट्री इसलिए है क्योंकि ये मेंटेन करके चल रही है अपनी पावर्स को, टेक्नोलॉजीज को, ताकि ये लीडिंग पावर बनी रहे जापान। ये तो दिस इज ऑल अबाउट जापान। नाउ लेट्स कम डीपली इनटू चाइना। चाइना की बात करें, बहुत फेमस फिगर है यून यात सेन, जो बोला जाता है इनको मैन हु चेंज्ड द चाइना। यही वो इंसान है जिसने चाइना का तख्ता पलट कर दिया। पहले जो कॉलोनी बन गई ब्रिटिशर्स की, हार गई जापान से, अब उसको भाई उसने कैसे अपने आप को आज जो इस मुकाम पे है चाइना वो लेके आई, उसमें इस आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। देखो, जब चाइना हार चुकी थी ना, उसके बाद इसके पास 3 कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो टैकल करने में बहुत जरूरी थे। पहला तो हम कैसे अपने आप को सुप्रीम करें या वापस से पावर गेन करें। दूसरा, हम कैसे जो इतनी बुरी तरीके से हारे हैं ह्यूमिलेशन खत्म करें, अपनी जो बेइज्जती है उसको कैसे खत्म करें, और इक्वालिटी और डेवलपमेंट कैसे लाई, इतनी इक्वालिटीज है जो। और इस पे ना अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज थे। 3 ग्रुप बने हुए थे चाइना में। जो अर्ली रिफॉर्मर्स थे जैसे कि कैंग यू ही और लियांग कियाचाओ ट्राइड टू यूज ट्रेडिशनल आइडियाज। इन्होंने बोला ट्रेडिशनल आइडियाज के तरीके से हम इस चीज़ों को टैकल करेंगे और डिफरेंट वेज लाएंगे ताकि हम ये जो चैलेंजेस हमें वेस्ट दे रही है उसको हम टैकल कर पाए। दूसरे टाइप ऑफ लोग थे रिपब्लिकन रिवॉल्यूशनरीज, जैसे कि यून यात सेन, ये रिपब्लिकन रिवॉल्यूशनरी थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक यही बने। वर इंस्पायर्ड बाय, ये किससे इंस्पायर्ड थे? जापान से और वेस्ट के आइडियाज से। ठीक है, ये लोग सोच रहे थे भाई ट्रेडिशनली हम देखे चीज़ें जैसे चलती आई हैं उसी हिसाब से हम टैकल करेंगे। ये सोच रहे कि भाई नहीं, जापान भी देखो वेस्ट वाली आइडियाज़ पे चल रहा है, कैपिटलिज्म ये सब चीज़ें फॉलो कर रहा है, हमें भी भाई इन्हीं के आइडियाज़ पे चलना पड़ेगा तभी हम भी कुछ कर पाएंगे। तीसरे लेवल के लोग आ गए हैं भाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वाले, जो कि कहते थे कि भाई एज ओल्ड जो इक्वलिटीज़ ख़त्म करनी है, फॉरेनर्स को यहाँ से भगाओ, बिल्कुल टिपिकल जो होते हैं ना वो वाली फॉलो करते थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये 3 तरीके के ग्रुप हो गए, ये वाली विचारधाराएं वहाँ पे चली चाइना में। इन्हों को ये तो पता था भाई हमें रिपब्लिक इस्टेब्लिश करना है। डॉक्टर सुन यात सेन ने ये काम किया भी। माचू एम्पायर वाज ओवरथ्रोन एंड रिपब्लिक इस्टेब्लिश। जो पहले एम्पायर चलता था ना उसको इसने ओवरथ्रो करा और एक रिपब्लिक बन गया वहाँ पे 1911 में। किसकी वजह से? डॉक्टर सुन यात सेन की वजह से, जिन्हें क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना, क्योंकि इनका इतना मेजर रोल रहा है इसीलिए। डॉक्टर सुन यात सेन किस टाइम पीरियड तक इनका इन्फ्लुएंस था? 1866 से लेकर 1925 तक ही। इनके बारे में अगर हम पर्सनली बात करते, एक बहुत गरीब फैमिली से थे ये। इन्होंने मिशनरी स्कूल्स में पढ़ाई करी भी, वेयर ही वॉज अट्रैक्टेड टू डेमोक्रेसी, क्रिश्चियनिटी एंड स्टडीड मेडिसिन इन्होंने पढ़ी। क्रिश्चियनिटी की तरफ इनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, डेमोक्रेसी के बारे में ये बातें करते थे। जब भी तो देखो इन्होंने रिपब्लिक स्टैब्लिश करने में इतना कंट्रीब्यूट किया, प्रेसिडेंट बने फर्स्ट उसके, बट वॉज ग्रेटली कंसर्न्ड अबाउट। और ये भी भाई चाइना के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन्स लेते थे पहले से, तभी तो आगे चल के इन चीज़ों के बारे में काम कर पाए। और इन्होंने एक प्रोग्राम लेकर आए 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड था। एक तो नेशनलिज्म, देखो जो चाइना को भी हेल्प किया, और मांचूज जो एम्पायर था ना वहाँ पे वो जो चलाता था उसको ओवरथ्रू यही चीज़ कर पाई, तभी तो उस एम्पायर को हटाया और रिपब्लिक वाला सिस्टम ये लेके आ पाए। एक तो ये प्रिंसिपल हो गया नेशनलिज्म का। दूसरा डेमोक्रेसी, ये चाहते थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने। तीसरा सोशलिज्म, रेगुलेटिंग कैपिटल एंड इक्वलाइजिंग लैंड होल्डिंग। कह रहे हैं हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो सोशलिज्म होना चाहिए, सोसाइटी के लोग जो चाहेंगे वही होगा। ठीक है, कैपिटलिज्म की बात नहीं करी, देखो इन्होंने सोशलिज्म की बात करी है यहाँ पे। अब वो चीज़ें कैपिटलिज्म भी देखो जरूरी है, लेकिन यहाँ पे इनके 3 प्रिंसिपल कौन से थे? नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म। रिवॉल्यूशनरीज जो थे उनको कहा गया कि भैया तुम यहाँ से फॉरेनर्स को भगाओ, कंट्रोल करो नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि वो यहाँ आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज हमारे ख़राब करते हैं, तभी इनइक्वालिटीज़ ख़त्म होगी, पॉवर्टी ख़त्म होगी, गरीबी भुखमरी ख़त्म होगी। रिवॉल्यूशनरीज ने फिर रिफॉर्म्स करे, सिंपल लैंग्वेज लेकर आए ऐसी कि लोगों तो को वो कनेक्ट कर पाए लोगों से। और इन्होंने फुट बाइंडिंग एंड फीमेल सपोर्ट, जो फीमेल्स को कम समझा जाता है उसको ख़त्म किया। मैरिज में इक्वालिटी हो, इस तरीके के स्टेप्स लिए, इकोनॉमिकली डेवलप की चीज़ें अपने लेवल पे। सुन यात सेन के जो 4 ग्रेट नीड्स थी उसको ध्यान में रखते हुए उनके आइडियाज़ बेस्ड थे, जैसे कि कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान की हम बात करते हैं ना, फूड, क्लोथिंग,
और हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें मेन 4 नीड है, इन पे हमें ध्यान देना है। आफ्टर रिपब्लिकन रेवोल्यूशन द कंट्री एंटर्ड अ पीरियड ऑफ टर्मल। अब ये जब ये रिवॉल्यूशन हो गई इसके बाद ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई, ऐसी चीज़ें हुई कि बहुत ज़्यादा चेंजेस वाली सिचुएशन नहीं हो जाती, बहुत ज़्यादा जब सहन नहीं होती। तो द ग्योमिंडैंग द नेशनल पीपल पार्टी, पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में अभी हमने सुना, अब आ गई है नेशनल पीपल पार्टी, सीसीपी की तो पढ़ी चुकी है। ये बन गई मेजर फोर्सेस टू यूनाइट द कंट्री एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी। पहले एक ही पार्टी थी, अब ये वाली भी एक मार्केट में आ चुकी है। इन्होंने का भी काम क्या है, दोनों मिलके कंट्री को यूनाइट करने में लगे हुए, स्टेबल करने में लगे हुए हैं। अब इस पार्टी द ग्योमिंडैंग पार्टी द सुन सेंस आइडियाज बिकेम द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ये पार्टी ना पता है किसके आइडियाज को फॉलो करती थी, डॉक्टर सुन यात सेन। जब मैंने बताया था ना कि 3 तरीके के ग्रुप है, एक तो हो गए अर्ली रिफॉर्मर जो बिल्कुल ट्रेडिशनल सोचते हैं, एक हो गए रिपब्लिकन जो कि सुन यात सेन जिनमें आते थे, एक हो गई कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन यहाँ पर दूसरी एक पार्टी आई है ग्योमिंडैंग, जो कि किसके आइडियाज फॉलो कर रही है, अपने सेकंड वाले ग्रुप रिपब्लिक रिवॉल्यूशनरी डॉक्टर सुन यात सेन के। ठीक है, अब दो आइडियाज हो गए ना अपने पास। आफ्टर द डेथ ऑफ सन चियांग काई शेक इमर्ज एज ए लीडर। अब जब भी इनकी डेथ हुई सुन यात सेन की, अब नया लीडर कौन बना, चियांग काई शेक। ये नए लीडर बन गए हैं जी। अभी अपने हिसाब से चीजें करेंगे, देखो क्या करा इन्होंने, देखते हैं। द ग्योमिंडैंग चियांग शेक, क्या नाम है भाई। इन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया, वार लॉर्ड्स को कंट्रोल किया, रीजनल लीडर्स को कंट्रोल में लाए और एलिमिनेट की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनको खत्म करने लग गए, उस आइडियोलॉजी को खत्म करने में लग गए ये। और इन्होंने नेशन को मिलिटराइज करा, जो जैसे कि यूएस क्या कर रही थी भैया, जब जापान में आई थी डीमिलिटराइज कर रही थी, तो उन्होंने वही चीज़ें सीखी देखी, इन्होंने कहा भैया अपनी नेशन को भी मिलिटराइज करो, मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। वुमन को इन्होंने इनकरेज किया कि आप कल्टीवेट करो 4 वर्च्यूज ऑफ चैरिटी करो। पहली किस चीज की, अपीयरेंस की, स्पीच एंड वर्क एंड रिकॉग्नाइज देयर रोल एज कन्फाइंड टू हाउस होल्ड। इन्होंने कहा आप दिखने में अच्छे होने चाहिए, आपकी बोलचाल अच्छी होनी चाहिए, काम पे ध्यान दो अपने, और आपका काम है घर में रहना, हाउस होल्ड को संभालना, इन चीज़ों पे ध्यान दे फीमेल्स। इसकी ये आइडियोलॉजी थी। यूमिंडांग सोशल बेस वॉज इन अर्बन, का मेन जो बेस था वो अर्बन एरियाज में थे, शहरों में। अर्बन वर्कर्स पर्टिकुलरली वुमन, इसके टाइम पे जो वुमन थी वो कम वेजेस मिलती थी, कम पैसे मिलते थे, वर्किंग आवर्स बड़े बड़े लंबे लंबे और पैसे कम, कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा बेकार थी इंडस्ट्रीज में इसके टाइम पे। और यूनिवर्सिटीज़ जो हुई बननी स्टार्ट 1902 में, बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई। जर्नलिज्म अच्छे लेवल पे फ्लोरिश किया इसके टाइम में, जो होते हैं ना न्यूज़ व्यूज़ वगैरह। पॉपुलर लाइफ वीकली जो मैगजीन्स वगैरह होती है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो सब आने लग गए। पॉपुलर कौन सी थी, लाइफ वीकली, जो कौन एडिट करते थे, जाओ तुआफान, जो बहुत ज़्यादा फेमस थे। इट इंट्रोड्यूस टू रीडर्स न्यूज़ आइडियाज़ एंड लीडर्स लाइक, और ये गांधी जैसे लीडर, मुस्तफ़ा कमाल पाशा नाम सुना होगा, इन तक को इसके बारे में पता था, वीकलीज के बारे में, इतनी फेमस थी ये। इन 1928 नेशनल गवर्नमेंट वाज सेटअप बाय ग्योमिंडैंग। नेशनल गवर्नमेंट इन्होंने सेटअप कर ली चियांग काई शेक के अंदर। अब यही प्रेसिडेंट बनेंगे कि साहब डेथ हो चुकी थी उनकी। बट द गवर्नमेंट फेल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ये लो जी, ये वाली इसकी गवर्नमेंट फेल हो गई भैया। कैसे, एक तो इसका सोशल बेस था जो नैरो था, कम लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, और इन्होंने पीजेंट्री क्लास को ही इग्नोर करा। जो भाई गरीब लोग हैं वही ज़्यादातर पॉपुलेशन उनकी होती है, उन्हीं को ये ध्यान नहीं दे रहा था, तो इसलिए एक तरीके से इसके सफल नहीं रहा जो भी इसने किया। नॉट कंसिडर्ड द राइजिंग इनको, जो भी भेदभाव बढ़ रहा है उसको इसने ध्यान नहीं दिया। जब भी तो ये वुमेंस वगैरह घर में रहो, इन चीज़ों पे ध्यान रखो, ये करो वो करो, इनक्वालिटी पे क्या ही ध्यान देगा, ये अब लगा हुआ था बस फालतू की चीज़ों में। नेचुरली फेल्ड टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट। जो डॉक्टर सुन सोशल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे उसको तो ये इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाया। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द पॉपुलर इशूज काई शेक ट्राइड टू इम्पोज अ मिलिट्री ऑर्डर। जो मेन इशू चल रहे हैं उन पे तो ये ध्यान नहीं दे पाया, बाकी मिलिट्री ऑर्डर करने में लगा हुआ था। जो मेन मुद्दे हैं उनको भूल ही गया। अब आती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, दोबारा से राइज करती है 1937 में, जब जापान ने अटैक किया चाइना पे। इंस्टीड ऑफ द रेजिस्ट ग्योमिंडैंग सपोर्टेड। अब देखो ग्योमिंडैंग जो थी पार्टी, इन्होंने क्या किया 1937 में जब जापान ने अटैक किया, तो इनको क्या करना चाहिए, अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए।
है ना, और उनको रेजिस्ट करना चाहिए कि भैया ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी का तो यही होता है एक नेशन के प्रति हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। इन्होंने क्या करा, उन्हीं को सपोर्ट करा, जापान को, जो इन पे अटैक कर रहा है। बताओ कितने गधे हैं ये। और लॉन्ग वार वीकेंड, अब इतनी बड़ी लड़ाई चली तो कंट्री तो वीक होगी। प्राइस बढ़ गए 30% पर मंथ के हिसाब से, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए लोग। रूरल चाइना में तो बहुत ज़्यादा दो तरीके के क्राइज आ गए, इकोलॉजिकल विद सॉइल एग्जॉशन, मतलब क्लाइमेटिकली भी चीज़ें खराब होने लग गई, सॉइल उनका खराब हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, बाढ़ आ गई। सोशल इकोनॉमिक लेवल पे देखे तो परेशान है लोग। लैंड टेन्योर सिस्टम इतना खराब हो चुका है, करप्शन चल रही है, लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, टेक्नोलॉजी पहले की यूज़ कर रहे हैं, पुअर ट्रांजेक्शन सिस्टम है, पैसे का लेन देन भी खराब है एकदम ही, मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा था चाइना का। बताया था ना जब जापान से चाइना हार गई थी, उस टाइम की बात हो रही है। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो फॉर्म हुई थी 1991 में, जब रशियन रेवोल्यूशन हुई थी। उसके बाद सोवियत ने सपोर्ट किया इस आइडियोलॉजी को, कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया सोवियत यूनियन ने। और कम्युनिस्ट आइडिया वैसे देखा जाए तो वहीं से रूट, वहीं से ओरिजिन है ना, रशियन रेवोल्यूशन से, रशिया से ही। तो रेडिकल चेंज जो था माओ जेडोंग जी लेके आए, द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ सीसीपी। माओ जेडोंग नाम सुना होगा आपने, मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ये। His success made the CCP a powerful political force that ultimately won against the Kuomintang। पहले ये जो आ गई थी पार्टी, अब कौन सी पार्टी आ गई है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। किसकी वजह से, माओ जेडोंग जी की वजह से। लॉन्ग मार्च हुआ एक 1934 से 35 के बीच में। मार्च किस लिए हुआ जी, माओ जी ने मार्च क्यों किया, ये क्या क्यों हुआ। माओ सेटअप अ न्यू कैंप एट द माउंटेन्स में माओ जी ने एक कैंप लगाया जियांगसी एरिया में, जहाँ पे उन्होंने कैंपिंग की 1928 से लेकर 1934 तक, सिक्योर फ्रॉम क्योमिंटैंग अटैक। ठीक है, इस अटैक से खुद को सिक्योर करने के लिए, मतलब इनके अटैक से भी सिक्योर जगह थी, इन्होंने यहाँ पे जाके अपना भाई कैंप वैम्प लगा लिया। स्ट्रॉन्ग पीजेंट्स काउंसिल भी ऑर्गेनाइज करी, जो जिसपे वो वाली पहले वाली पार्टी ध्यान ही नहीं देती, इन्होंने काउंसिल बनाई ताकि उन पे भी ध्यान दिया जा सके। ठीक है, यूनाइटेड थ्रू कॉन्फिस्केशन, और ये पहाड़ों में जाके रहने लग गए। बताओ, देख रहे हैं ना, अलग अलग रूटेड ऐसे मोबाइल एरियाज पे भी जाके इन्होंने अपने कैंप्स बनाए। माओ जी वहाँ पे चले गए, लॉन्ग मार्च हुआ, मतलब एक पार्टी की इन्फ्लुएंस बढ़ रही थी। यूनाइटेड थ्रू कॉन्फिस्केशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट की जो पहले सिस्टम ढंग से था ही नहीं, और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, उस पर इन्होंने ध्यान दिया। इनको पता चला कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और आर्मी भी तरीके से होनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए, इन चीज़ों पे ध्यान दिया। वुमन की प्रॉब्लम पे ध्यान दिया, रूरल वुमन एसोसिएशन बनी जो गाँव में होती है, जो पहले तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था भाई। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए इन द डिफिकल्ट ईयर ऑफ वॉर कम्युनिस्ट एंड क्यूमिंटांग वर्कड टुगेदर। लेकिन जब वॉर हुई थी, पता है ये दोनों पार्टीज, एक तरीके से ये पार्टी तो खत्म कर ही रही थी कम्युनिस्ट पार्टी क्यूमिंटांग पार्टी को, लेकिन ना वॉर के टाइम पे इन दोनों ने एक चीज़ अच्छी करी कि इन्होंने आपस में एक दूसरे का साथ दिया, क्योंकि मेन प्रॉब्लम उस टाइम पे वॉर थी, आपस की लड़ाई नहीं थी। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ने खुद को पावर में इस्टेब्लिश कर लिया और क्यूमिंटांग को डिफीट कर दिया, बिल्कुल ही हटा दिया, जो कि इन्होंने सही किया। जब दूसरा कोई दुश्मन होता है तो आपस में घर में नहीं लड़ रहे होते। जब दूसरा दुश्मन नहीं होता तो अपनी अपनी जगह भाई लोग डिफाइन कर लेते, भाई ये तेरा एरिया, ये मेरा एरिया है। तो इन्होंने यही करा। जब बाहर से वॉर हो रही थी, जापान जब वॉर कर रहा था, तो आपस में पार्टी ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, काम किया उनके अगेंस्ट लड़ने में। लेकिन बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ने क्यूमिंटांग को हरा दिया, क्योंकि इन्होंने मेंटलों ने काम भी तो ऐसे किया था, जो चीज़ रेजिस्ट करनी चाहिए थी उसी को सपोर्ट कर रहे थे। अब ये जो क्यूमिंटांग थे ना, ये ब्लॉक कर रहे थे कम्युनिस्ट सोवियत को एक तरीके से, तो इसकी वजह से ना इनको अनदर बेस की जरूरत पड़ गई कम्युनिस्ट सोवियत को। क्यूमिंटांग रोक रहे थे इनको, इसलिए ये माउंटेन में गए थे, पता है आपको, इनके अटैक से बचने के लिए, क्योंकि ये तंग कर रहे थे। दिस लेट देम टू गो ऑन वट कम टू बी कॉल्ड, मैंने बता दिया आपको, लॉन्ग मार्च इसीलिए किया। अभी तक समझ नहीं आया था ना ढंग से कि लॉन्ग मार्च क्यों करना पड़ा, क्योंकि क्यूमिंटांग वाले लोग तंग कर रहे थे, टांग खींच रहे थे बार बार। फ्रॉम जियांगसी टू द न्यू बेस ऑफ येनान, फिर जियांगसी से कहाँ चले गए, येनान पे 60,000 माइल्स अवे। सीसीपी डेवलप्ड देयर प्रोग्राम एंड वॉरलॉर्डिज्म, इन्होंने एक नया प्रोग्राम डेवलप किया। कितना बड़ा चैप्टर है ना यार, इन्होंने एक लॉन्ग प्रोग्राम स्टार्ट किया
कि भाई वॉर ख़त्म करो, लॉर्डिज्म ख़त्म करो, नए नए रिफॉर्म्स लाओ, लैंड रिफॉर्म्स, फाइट करो फॉरेन इम्पेरियलिज्म। मुझे पता है ये वीडियोस देख लिया करो भाई, समझ लिया करो चीज़ों को और अपने हिसाब से ना आंसर्स लिखा करो, रटने मत बैठ जाया करो। 11th में हो, चिल करके पढ़ो भाई, इतने प्रेशर मत लो, आ जाएंगे नंबर तुम्हारे बहुत अच्छे अगर इसको फॉलो कर लोगे तो। इट्स कॉन्सिक्वेंस इंपॉर्टेंस सीसीपी इमर्ज एज स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर इन चाइना अंडर माओ। अब इसकी वजह से ना सीसीपी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। किसकी वजह से? मिस्टर माओ जी की वजह से चाइना में ये पार्टी पॉपुलर हो गई। ठीक है, कुछ और भी तुम चाहते हो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो बता देना, हेल्प करेगी आपको एग्जाम्स में। अब भाई ये नई डेमोक्रेसी लेकर आने की बात हुई कब? 1949 से 65 में नई डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश हुई 1949 में, जिसके प्रिंसिपल्स किस बेसिस पे थे? न्यू डेमोक्रेसी का इनका प्रिंसिपल था, डेमोक्रेसी चाहते थे। अब ये नई डेमोक्रेसी आ गई, पीछे की नॉइस को प्लीज अवॉइड करो, सॉरी फॉर दैट। इकोनॉमी वॉज प्लेस्ड अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। ये नई डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है कि भाई इकोनॉमी आ गई गवर्नमेंट के कंट्रोल में। प्राइवेट एंटरप्राइज एंड प्राइवेट ओनरशिप जो चल रही थी वो अबॉलिश हो गई, लैंड की जो भी चल रही थी। अब गवर्नमेंट के अंडर सारी चीजें आने लग गई, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना भाई। 1949 से 65 के बीच में ये सब चीजें चली। अब हुई ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट, वो कब हुई? 1958 में, जिससे कंट्री बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हुई रैपिड बेस पे, रैपिडली, बहुत जल्दी। पीपल सेटअप स्टील फर्नेसेस इन बैकयार्ड, स्टील की चीजें, फैक्ट्रीज टाइप्स कुछ चीजें बैकयार्ड में उन्होंने लगा लिए फर्नेसेस से अपने बैकयार्ड एरिया में लोगों ने। और पीपल्स कम्यून्स वेयर लैंड वुड बी कलेक्टिवली ओन, लोग ना आपस में मिलके एक लैंड के ओनर्स बन गए मिलके। जैसे पहले एक इंडिविजुअल होता था, बहुत सारे लोगों की एक पर्टिकुलर लैंड होती थी, मिलके कल्टीवेशन करते थे, जो कि ये सिस्टम स्टार्ट हो गया है रूरल एरियाज में। और इस पार्टी के जो भी गोल्स थे ना, माओ ने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किए इनके इसके गोल्स को अचीव करने के लिए। माओ का कंसर्न था कि एक सोशलिस्ट मैन वो क्रिएट करे। हर इंसान कैसा होना चाहिए? अपने फादरलैंड से प्यार करे और लोगों से प्यार करे और लेबर करे, साइंस को ध्यान दे, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, ये इस तरीके का एक सोशलाइज्ड मैन बनाना चाहती था। ठीक है, फादरलैंड से प्यार, लोगों से प्यार, लेबर से प्यार, साइंस से प्यार और पब्लिक प्रॉपर्टी से प्यार, ऐसा एक रिस्पॉन्सिबल मैन ये चाहता था बनाना। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट इसको बोल जाता है, जो एक बहुत बड़ा चेंज आया आगे की तरफ बढ़ने के लिए। ग्रेट प्रोलेटारियन कल्चर रिवॉल्यूशन आई। प्रोलेटारियन क्या होते हैं? लोग जो वर्किंग क्लास लोग होते हैं, तो उन्हीं ने क्या की, एक रिवॉल्यूशन की। किस टाइम पे? 1966 से लेके 76 तक, 10 ईयर्स तक ये सब चीजें चली मूवमेंट, जिसने कैपिटलिस्ट ट्रेंड मास मूवमेंट टू अरेस्ट, जो कैपिटलिज्म चल रहा है उसको रोकने के लिए ये मूवमेंट थी। क्योंकि प्रोलेटेरियन जो वर्किंग क्लास थी वो करी थी। पहले कैपिटलिज्म में ओनर्स की, जो वर्किंग नहीं होते थे उनके जो हेड्स होते थे उनका राज होता था। अब प्रोलेटेरियन ने रिवॉल्यूशन कर दी है। और ये ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट मैन के बीच, और कन्फ्लिक्ट हुआ सोशलिस्ट मैन के बीच में और उसके अगेंस्ट जो लोग थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट सा चला इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये जो था ये रिवॉल्यूशन हुई इसी वजह से 1966 में, मैंने आपको बताया। और रेड गार्ड्स जिसके अंदर आते थे स्टूडेंट्स और आर्मी, ये यूज किया गया किनके अगेंस्ट? को ओल्ड कल्चर के अगेंस्ट थे, ये ओल्ड कस्टम जो भी चल रहे ओल्ड हैबिट्स के अगेंस्ट थे, जिनको रेड गार्ड्स बोला गया। ये लोग अगेंस्ट थे। कौन थे रेड गार्ड्स में? स्टूडेंट्स और आर्मी। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल वर सेंट टू विलेज टू लर्न फ्रॉम मासेस, और स्टूडेंट और विलेज को ना प्रोफेशनल्स को भेजा जाता था गाँव में कि यहाँ पर जाके चीजें सीखो तुम लोगों से। आइडियोलॉजी एंड स्लोगन रिप्लेस्ड रैशनल डिबेट्स, जो स्लोगन्स वगैरह थे ये सब चीजें थी, रैशनल डिबेट्स पहले होती थी, उनको रिप्लेस कर चुकी थी आइडियोलॉजी और स्लोगन्स। द कल्चरल रेवोल्यूशन ने पार्टी को थोड़ा वीक ज्यादा कर दिया था, क्योंकि भैया प्रोलेटारियन आ रहे हैं फोकस में, वो वर्किंग क्लास अपनी रिवोल्यूशन ला रही है। मेन फोकस था पहले भाई कैपिटलिज्म, ये सब चीजें, ग्रोथ वगैरह वगैरह। वर्कर भाई रिवोल्यूशन ला रहे तो चीजें तो कन्फ्लिक्टिंग होगी। रिफॉर्म्स थे 1978 में आए एंड डेंग जियाओपिंग, ये जो बंदा था मॉडर्न चाइना को बनाने में जिसका बहुत ज्यादा हाथ है, डेंग जियाओपिंग ने पार्टी का कंट्रोल में रखा, स्ट्रॉन्ग रखा। कब? जब इसने इंट्रोड्यूस किया सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी को। ठीक है, ये इस टाइप की इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन इसने किया चाइना के अंदर, अपनी पार्टी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा। और पार्टी के 4 गोल मॉडर्नाइजेशन के इसने सेट किए, जैसे कि साइंस,
इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, डिफेंस, इनको फोकस करना है। फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन प्रोक्लेम्ड हुई डेमोक्रेसी की तरफ। ये पांचवी जो मॉडर्नाइजेशन थी इसने डेमोक्रेसी को अटेन कर लिया। 1989 में कई इंटेलेक्चुअल्स ने बोला कि ग्रेटर ओपननेस एंड एंड टू ऑसिफाइड डॉगमास, मतलब हमें और भी ज़्यादा ओपन होना चाहिए चीज़ों के प्रति, और जो पिछले विचारधाराएं चल रही है, डॉगमास जो चल रहे हैं ट्रेडिशनल, उनको हमें ख़त्म करना चाहिए। स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटर्स एट तियानमेन स्क्वायर इन बीजिंग वर ब्रूटली रिप्रेस, जो भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जो स्टूडेंट्स के थे, लड़ रहे थे, कुछ कुछ चीज़ों पे धरने वरने टाइप चीज़ें हो रही थी, उनको बड़ी बुरी तरीके से दबा दिया गया। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड सॉ द इमरजेंस ऑफ डिबेट्स, उसके बाद जब ये रिफॉर्म के बाद का टाइम था उसमें बहुत ज़्यादा डिबेट्स होने लग गई, चाइना को डेवलप कैसे करे, ये सारे ना इस टाइम पीरियड में चीज़ें हो रही थी। पहले तो रिफॉर्म्स आए, इन चीज़ों पे फोकस आया, फिर डेमोक्रेसी अटेन हुई, उसके बाद ये चीज़ों पे बातें हो रही हैं, मतलब बहुत सारे ना टर्मोइल चल रहे हैं। मॉडर्निटी की तक पहुंचने से पहले चाइना ने बहुत सारी चीज़ें फेस करी। फिर ताइवान की एक अलग ही स्टोरी है, पता है ना आपको ताइवान किसके कंट्रोल में था? जापान के कंट्रोल में। कोरिया भी जापान के कंट्रोल में थी। तो अब इसके बारे में भी हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। अब देखो चियांग काई शेक जो बंदा है, इसके बारे में हमने बात करी थी ना, ये हार गया था सीसीपी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ से। तो ये कहाँ चला गया था? 1945 में ताइवान भाग गया था $300 मिलियन US डॉलर गोल्ड रिजर्व्स के साथ, और भी बहुत प्रीशियस आइटम्स को लेके वहाँ पे भाग गया था। और स्टैब्लिश हुई फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसने जो करी थी स्टैब्लिश। और ताइवान उस टाइम पे जापान की कॉलोनी थी, तो चाइनीज सीडेड इट आफ्टर द 1894-95 वॉर विद जापान। चाइना ने कब कंट्रोल में लिया ताइवान को? 1894 से 95 की वॉर जब हुई थी जापान के साथ, उससे पहले ये जापान की कॉलोनी थी। कायरो डिक्लेरेशन हुई 1943 में, सियारो जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो, कायरो। एंड द पोट्सडैम प्रोक्लेमेशन हुई 1949 में, जिसने सॉवरेनिटी चाइना को दिलाई, चाइना को थोड़ा सुप्रीम बनाया, थोड़ा पावरफुल इसको बनाया, रिस्टोर किया, जो पहले तो धज्जियां ही उड़ी पड़ी थी। GMT अंडर काई शेक स्टैब्लिश रिप्रेसिव गवर्नमेंट। और ये वाली पार्टी की जब हम बात करते हैं, इसने काई शेक के अंदर एक रिप्रेसिव, बेकार सी, नीचे जाती हुई सी, अलग अलग तरीके की, जो एकदम बेनिफिशियल नहीं होती, उस तरह की गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी। फ्रीडम ऑफ स्पीच बैन कर दी। देखो जब मैंने बताया था ना आपको, जिस टाइम पे जो लोग थे वो अपने हिसाब से उस चीज़ों पे चेंजेस लाए, कुछ चेंजेस पॉजिटिव थे, कुछ चेंजेस बैड थे। तो इसने जो भी चेंजेस लाए वो बैड ही थे, हमने अभी तक जो पढ़ा। और इसने लोकल पीपल्स पे ध्यान नहीं दिया, ये सब चीज़ें नहीं हुई। मार्शल लॉ हट गया 1987 में। डेथ हो गई काई शेक की 1975 में, जिससे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई ताइवान में। अब यही बंदा मर गया तो डेमोक्रेसी यहाँ पे ताइवान में आ गई अब उसके बाद, ठीक है। और फ्री इलेक्शंस होने लग गए ताइवान के अंदर, जो पावरफुल चीज़ें होने लग गई। पहले तो बेकार ही था इस बंदे की, जहाँ गया वहीं पे इसने खराब करी चीज़ें। रीयूनिफिकेशन हो गई चाइना के साथ, एक इशू बन गया ये कि अब भाई हमें रीयूनाइट करना है चाइना में। और चाइनीज़ लोग भी ना ताइवान को साइन कर रहे थे तब तक कि भाई चलो ठीक है, ताइवान में हमें कोई हार्म नहीं पहुँचा रहा, जब तक ये खुद इंडिपेंडेंट होने की लड़ाई ना लड़े कि हम ही अपने आप में इंडिपेंडेंट बनूंगा, तब तक चाइना इसको सहन कर रहा था, जो भी ताइवान में चल रहा था। अब स्टोरी ऑफ कोरिया की अगर हम बात करें तो ये भी इंडिपेंडेंट कब हुई जापान से? 1945 में। यहाँ पे उसके बाद ही मॉडर्नाइजेशन हुई। 19th सेंचुरी से पहले आई ये जापान के अंदर था, तो भाई ये मॉडर्नाइजेशन के बारे में क्या ही सोचे। इसके बाद ही जो चेंजेस आए वो आए, ये पढ़ लेते हैं, इसके शॉर्ट में चेंजेस फिर खत्म चैप्टर। अब देखो जहाँ पे भी कोई कंट्री पहले राज कर रही होती है, अगर वो हट जाती है तो दूसरी कंट्री सोचती है अब हम राज कर ले। तो ये एक तो इन पे कोरियंस पे ये प्रेशर था जापान की तरफ से, चाइना की तरफ से और वेस्ट की तरफ से कि यार अब ये भी झेले हम, ये प्रेशर बना ही हुआ था इनके पास 1945 के बाद भी। और एक ये था कि आपस में ना पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे 19th सेंचुरी में भी, सोशल इश्यूज थे, क्योंकि एक पहले रूल करी है किसी और कंट्री ने इनके ऊपर, करप्शन थी, इकोनॉमी भी डिक्लाइन कर रही थी, तो बहुत सारे प्रेशर था। और उस टाइम पे ना कोरिया में जोसेओन डायनेस्टी थी, कब से कब तक? 1390 से 1910 तक ये वाली डायनेस्टी का राज था वहाँ पे, जोसेओन द डायनेस्टी। इसने प्रेशर झेला, मैंने आपको बता दिया किस किस का। तो इन्होंने ना इन चीज़ों को टैकल करने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स लाए मॉडर्नाइजेशन के लिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ये लेकर आई कोरिया में कि हम भाई कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया, इंडस्ट्रीज बनाई, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज हैं। और इन्होंने मतलब चीज़ें बेटर करने की कोशिश करी, तभी तो मॉडर्नाइज हुई ना। प्रेशर था तब भी इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए। लेकिन जोसेओन डायनेस्टी के एंड कब हुआ उसका? 1910 में, जब इतना सब कुछ करने के बाद भी, जब इंपीरियल जापानीज अनेक्स्ड कोरिया एज अ कॉलोनी हुई। 1910 में जापान ने कोरिया बना ली को कॉलोनी बना लिया था, अपनी कॉलोनी।
मतलब ये ना जापान से, मतलब 1945 में तो ये आजाद हुई जापान से, उससे पहले की बात हो रही है ये। ठीक है कि ये प्रेशर बने हुए थे वेस्ट से, जापान से। एक मिनट, अब ये 1910 से पहले की बात है, जब जोसियन डायनेस्टी थी, तब ये सारे प्रेशर बने हुए थे कि वेस्ट हमें कंट्रोल ना कर ले भाई, कभी कोई और कंट्रोल ना कर ले। जापान का भी प्रेशर था, लेकिन ये मॉडर्निटी की तरफ बढ़ने के लिए भी चीजें कर रहे थे। फिर भी इन सब एफर्ट्स के बाद भी कोरिया को कॉलोनी किसने बनाया भाई? जापान ने, जापान जी ने बना दिया। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हम डीप में, तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। एनेक्सेशन मार्क्स, अब भैया डायनेस्टी का एंड हो गया। फिर जब कोई और ही कंट्रोल कर लेगा तो किस बात की डायनेस्टी रह गई? अब तो रूलर कोई और ही अपने हिसाब से रूल करेगा। तो कोरियन पीपल पे फर्क पड़ा इन सब चीज़ों का। ये तो लोग इनके कल्चर को भी दबाया गया, जापान अपनी अपनी चलाने लग गए और जापानीज सोसाइटी यहाँ पे स्टैब्लिश करने लग गए कि हमारे हिसाब से काम होएगा। कई कोरियंस को तो भैया ऐसे सप्रेस कर लिया गया जो इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, ये सब कर रहे थे, जो नई नई मॉडर्निटी के लिए चीज़ें कर रहे थे। जापानीज ने उनको कंट्रोल करा कि भाई अब हम हैं यहाँ के रूलर। और लेकिन ना वो लोग बेचारे प्रयास कर रहे थे कि फॉरेन लीडर्स से कि भैया हमें इंडिपेंडेंट कर दो। मीटिंग्स में जा रहे थे कई जगहों पे, मतलब कोशिशें बहुत कर रहे थे। तो जापानीज कॉलोनियल रूल कोरिया में कब खत्म हुआ? 1945 में, इतने एफर्ट्स के बाद, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। बीच की चीज़ें ये अभी जो नहीं बताई है। जापान का डिफीट कब, और ये पता है क्यों एंड हुआ? क्योंकि जापान हार गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो वो उस पर ध्यान दे या यहाँ पे ध्यान दे? तो यहाँ पे थोड़ा सा लूज एंड मिला, तो कोरियंस ने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। इट वॉज कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट। अभी किसकी वजह से ही हुआ भाई? वहाँ पे जो कोरिया के लोग एक्टिविटीज, लोग कोशिश कर रहे थे, मीटिंग्स जा रहे थे, कई डिमांड कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, उनकी वजह से इनका काम सफल हो गया। इंटरनेशनल सपोर्ट भी इनको मिल गया। अब जापान की सरेंडर कर दिया था जापान ने वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 में हार गए थे अमेरिका से। तो कोरियन पेनिनसुला वाज टेम्पररी डिवाइड। कोरिया उस टाइम पे ना दो टेम्पररीली डिवाइड हो गई, दो पार्ट में। 38 पैरेलल के बीच में आ गई थी 38 पैरेलल। एक तरफ का दूसरा एरिया हो गया कोरिया का, एक तरफ का दूसरा। सोवियत यूनियन ने मैनेज किया नॉर्थ और यूनाइटेड नेशंस ने मैनेज किया साउथ। टू साइड्स वर्कड टुगेदर टू डिस्बैंड द। और इन दोनों ने काम किया जापान फोर्सेस को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए, रीजन से हटाने के लिए। बिल्कुल दोनों ने काम किया। नॉर्थ में अलग जो सोवियत यूनियन थी उन्होंने, और साउथ में किसने? यूनाइटेड नेशंस ने। तो कोरिया की ये हिस्ट्री है। और दोनों जगहों पे नई नई इस्टेब्लिश हो गई गवर्नमेंट। और ये डिवीजन जो टेम्पररी हुई थी ये बाद में बन गई परमानेंट, जो कि अब हो गई है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जिसे हम बोलते हैं। कब से? 1948 में ये परमानेंट हो गई। और वॉर के बाद कोरिया में क्या हुआ? कोरिया में ना वॉर जो हुई थी 1950 में हुई। कोरिया के अंदर ही वॉर हुई। कैसे? जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की हम बात कर रहे हैं ना, अब देखो किस किस के बीच में लड़ाई हुई। एक वॉर हुई 1950 जून में कोरिया में, नॉर्थ कोरिया के बीच में, जिसको सपोर्ट था, नॉर्थ कोरिया को किसका सपोर्ट था? चाइना का, कम्युनिस्ट। और साउथ कोरिया जिसको सपोर्ट था किसका? यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशन फोर्सेस का। बताओ, इनके दोनों पार्ट्स में आपस में लड़ाइयाँ भिड़ गई। जब भी तो हम दोनों को अलग अलग मानते हैं ना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। नॉर्थ में वो किम जोंग उन जो है, बहुत ज़्यादा ही टिपिकल खतरनाक इंसान। तो ये दो पार्ट्स आपस में लड़ गए 1950 में। एक साइड को सपोर्ट कर रही है चाइना और दूसरी साइड को सपोर्ट कर रहे हैं भाई यूएस और यूएन, रशिया वगैरह। और ये वॉर इतने ज़्यादा कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गई कि 3 साल तक ये वॉर चली है। और बाद में एक एग्रीमेंट हुआ, आर्मी साइड एग्रीमेंट 1953 में। द कोरियन वॉर रिजल्टेड इन, इससे लॉस हुआ लाइफ का, प्रॉपर्टी का, और साउथ कोरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी डिले हुई। भाई जब वॉर होगी तो डेवलपमेंट के बारे में तो क्या ही सोचे, नुकसान तो होता ही है। इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है भैया, एक्सपेंसेस बढ़ गए, करेंसी जो थी उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए, वार रिलेटेड जो करेंसी थी। इंडस्ट्रियल फैसिलिटी जो थी वो, उस पर भी इफेक्ट पड़ा। कॉलोनियल पीरियड में ये सारी चीज़ों पे ना बहुत फर्क पड़ा कि ये डिस्ट्रॉय हो गई। और एज अ रिजल्ट इसका क्या नतीजा हुआ? साउथ कोरिया वाज फोर्स्ड टू रिलाई ऑन इकोनॉमिक। अब साउथ कोरिया को ना डिपेंडेंस हो गई इकोनॉमिकली किस पे? यूनाइटेड स्टेट्स पे। क्या हम उसी पे डिपेंड हो गए, क्योंकि खुद में तो नुकसान ही हो रहे हैं। 1948 में साउथ कोरिया ने फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हेल्ड किए और सांगमान री वॉज इलेक्टेड एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये बंदा बना फर्स्ट प्रेसिडेंट 1948 में साउथ कोरिया का। री एक्सटेंडेड हिज एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू इलीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नई इलीगल तरीके की चेंजेस ला रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में ये बंदा। तो इसकी वजह से इसने कई प्रोटेस्ट भी झेले 1960 में कि जो मर्जी तरीके से इलेक्शंस करवा रहा है
और इस ये सब चीज़ें प्रोटेस्ट हुए तो इसने फिर रेजिग्नेशन दे दी, इसको देना पड़ी रेजिग्नेशन, प्रेशर इतना आ रहा था। और इसकी रेजिग्नेशन को क्या बोले जाने लगा, अप्रैल रिवॉल्यूशन। अगर अच्छा ही चेंज हुआ ना, ऐसा बंदा हटेगा तो रेवोल्यूशन ही हो गई, ऐसी रेजिग्नेशन, तो इसको अप्रैल रेवोल्यूशन बोला जाने लगा। और स्पिरिट ऑफ पीपल विच हैड बीन, सब जो भी लोगों को दबाया जा रहा था, उनकी इच्छाओं को दबाया जा रहा था इसके टाइम में, री के टाइम में, वो अब नई डिमांड्स में कन्वर्ट हो गया। रिफॉर्म के लिए चेंजेस लाओ भाई, ये लाओ वो लाओ। पहले तो ये बंदा दबा रहा था, अभी तो रिजाइन कर चुका। अब री की एडमिनिस्ट्रेशन चली जा चुकी है भैया। अब डेमोक्रेटिक पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो पावर में आ गई री के बाद, और अब भाई वो अलग तरीके से चीज़ों को फेस करेगी। ठीक है, अब रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिकल पावर्स भी इमर्ज हो गई है, स्टूडेंट मूवमेंट बढ़ गई है, यूनिफिकेशन मूवमेंट, आपस में एकता वाली मूवमेंट्स आ गई हैं। और बट दिस वॉज नॉट वेलकम्ड। मैं अगर ना मिलिट्री इन सब चीज़ों को ना सपोर्ट नहीं कर रही थी, जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं उनको नहीं अच्छी लग रही थी ये चीज़ें। मई 1961 में डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी गवर्नमेंट, उसने मिलिट्री को लेड बाय जनरल पार्क चुंग ही एंड अदर मिलिट्री ऑफिशियल्स को थ्रो कर दिया। मतलब ये मिलिट्री जो चौधरी बन रही थी अपने आप में, उसको इस गवर्नमेंट पार्टी ने भी दबा दिया। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी है जो सुप्रीम हो गई थी। अब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहाँ पे आया साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में, ये आप ब्रीफ में पढ़ लो, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो किसी कंट्री में जब चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं तो बाद में फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, नए नए चेंजेस आएंगे, स्टील की इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, नई विलेज मूवमेंट्स होंगी, रूरल पॉपुलेशन में भी चेंजेस आएंगे। साउथ कोरिया में फिर ग्रोथ हुई, चीज़ें फिर बेटरमेंट की तरफ आ गई, मॉडर्नाइजेशन की तरफ, यहाँ पे भी चीज़ें बढ़ी। हर जगह की देखो एक अलग अलग स्टोरी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और डेमोक्रेसी भी आई यहाँ पे, और डेथ हो गई पार्क चुंग ही की भी 1979 में। और प्रोटेस्ट इनके टाइम पे भी कुछ कुछ एक्शंस में प्रोटेस्ट हुए। फिर इकोनॉमी इनकी बूम करी, इंटरनेशनल लेवल पे ये कंट्री भी ग्रो करी। 1987 में चुन्स एडमिनिस्ट्रेशन सप्रेशन ऑफ इंक्वायरीज इनटू दैट बाय टॉर्चर ऑफ। अब पता है चुन की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो भी भाई इंक्वायरीज को दबाती थी, जो टॉर्चर होता था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे, उसको पता चला। मतलब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे भी जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे टॉर्चर हो रहा था ना, वो पता चला बाद में कि ये कैसे कैसे किन चीज़ों को टॉर्चर कर रहा था, जो उसके टाइम पे पता नहीं चल पाया। ठीक है, लेकिन फिर वही है, स्ट्रगल हुआ, डेमोक्रेसी चाहिए, प्रॉपर डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया गया, जो कि फिर उसे बोला गया जून डेमोक्रेसी मूवमेंट, विच इंक्लूडेड नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट, अब इसके अंदर ना स्टूडेंट्स का ही पार्ट नहीं था, जबकि अत्याचार स्टूडेंट्स पे हुए, लेकिन मिडिल क्लास ने भी इसमें पार्ट लिया, क्योंकि इफेक्ट तो कहीं ना कहीं सब पे ही होता है ना, डायरेक्टली देख लो या इनडायरेक्टली देख लो। तो एज अ रिजल्ट द चुन एडमिनिस्ट्रेशन वाज फोर्स्ड टू रिवाइज द कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ फॉर। अब इसी के रिजल्ट में ना चुन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसको फोर्स किया गया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन को बदलो, और ये जो इलेक्शंस तुम कर रहे हो अब डायरेक्ट इलेक्शंस करो, ताकि एक कोरियन हिस्ट्री में, कोरियन की डेमोक्रेसी में एक नया रिवॉल्यूशनरी चेंज आए। तो ये है इसकी कहानी। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विनायका बाय मानसी। नोट्स चाहिए हो, इसकी PDF चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, प्लीज शेयर कीजिए इस चैनल को।